कि जब कारगिल हुआ सर एंड जब मुंबई वाला अपना इंसिडेंट हुआ सर, इंटरनल एजेंसीज या एजेंसीज का फेलियर था, इंट एजेंसीज का भी फेलियर था। 1965 युद्ध में उससे पहले ये एलिगेशन था आईबी के खिलाफ या युद्ध के बाद आपने हमें ये नहीं बताया कि पाकिस्तान ने इचोगिल कैनाल के सामने अपनी आर्मर मूव की। पूरा ऑप सिंदूर हुआ सर, पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव अलग दिया। भारत था जो भागता हुआ अमेरिका के पास गया और उन्होंने सीज फायर बोला, नहीं तो हम तो इस बार भारत को खत्म कर ही देते। तो हमारा मकसद बहुत क्लियर था कुछ चीज़ें होती हैं कि एस्केलेशन हो भी जाए तो क्या बुरा है। क्योंकि हम दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं कि अगर एस्केलेशन हो वो न्यूक्लियर बटन का प्रयोग ना करें। इंडिया की तरफ किसी भी कंट्री ने उतना स्ट्रांगली नहीं खड़े होकर दिखाया जितना पाकिस्तान के साथ थे कि चाइना ने भी सपोर्ट किया, टर्की ने भी सपोर्ट किया, यूएस का सबको पता ही है सर। आज के डेट पे अगर और पराक्रम टाइप का अगर हम कुछ कर देते हैं तो पाकिस्तान टूट जाएगा। काफी अंदरूनी तनाव है पाकिस्तान में। मिलिट्रीली हम पाकिस्तान को हराना चाहते आपको क्या लगता है, हाउ कैन यू डिस्क्राइब द सिचुएशन जैसा आज है? हैं। या तो देश आपस में लड़ रहे हैं या किसी देशों में अंदरूनी लड़ाई ज्यादा चल रही है। इंडिया को अलग से सिंगल आउट तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो ये तेल रशिया से हम तेल खरीदते हैं, मोस्ट ऑफ दिस तेल इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय यूरोपियन यूनियन, और उसके अगेंस्ट उसका कुछ नहीं है। चाइना के ऊपर शुरू किया था उसने कितना 150 या 400 या कितने परसेंटेज टैरिफ्स का। क्योंकि उसको चाहिए कि भारत उससे F-35 खरीदे। अमेरिका का अभी जो मुख्य एम है उसकी इंडस्ट्री, उसकी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए। तो उसको ये भी चाहिए कि उसकी जो इंटरेस्ट में है, चाहे वो डिफेंस में हो चाहे तेल में हो, अमेरिका को उससे मुनाफा हो, प्रॉफिट हो, तो ही इज ओके विद इट। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। हमेशा की तरह आज भी जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं, लेकिन आज हमारे गेस्ट फौजी नहीं हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। हमारे साथ हैं श्री भाष्यम कस्तूरी जी, जो डायरेक्टर के रूप में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में सेवा दे चुके हैं। उन्होंने इंटेलिजेंस, डिफेंस स्ट्रेटजी और फॉरेन पॉलिसी पर गहराई से काम किया है। उनकी लिखी हुई किताबें जैसे कि इंटेलिजेंस सर्विसेज, एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस, वॉकिंग अलोन गांधी एंड इंडियाज पार्टीशन, द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स आफ्टरमैथ आज भी रेफरेंस पॉइंट्स मानी जाती हैं। सबसे खास बात, उन्होंने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के उदय, स्टार्टिंग और उसके स्ट्रेटेजिक रोल पर भी एक डिटेल और वाइडली रेड डॉक्यूमेंट लिखा है, जो एक रेयर इंसाइट देता है। इसके अलावा उनके आर्टिकल्स हिंदुस्तान टाइम्स, ORF, भारत शक्ति और नेट स्ट्रैट जैसे प्लेटफॉर्म्स में पब्लिश होते रहते हैं। जैसे वो इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज, काउंटर टेररिज्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर अपने विचार रखते रहते हैं। सो यस, विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद डॉक्टर भाष्यम कस्तूरी। सर जय हिंद सर, एंड थैंक यू सो मच आज हमारे शो में आने के लिए सर। हम आपके आर्टिकल्स तो बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं सर, थैंक यू। बट इट इज़ अ गुड फॉर्च्यून कि वी हैव बीन एबल टू फाइनली कैच यू सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सर प्लेजर टू बी ऑन द शो। सर जैन सर, जय हिंद। एंड जैसे सर ने बताया कि बड़े सारे आर्टिकल्स हैं एंड एक दो आर्टिकल्स हम आगे डिस्कस भी करेंगे रिलेटेड टू SFF, एंड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं सर। एंड पहली बार उस तरह के आर्टिकल्स मैंने पढ़े ORF की वेबसाइट पे सर, तो मतलब बहुत ही उम्मीद थी कि आपको जल्दी से बुलाते हैं और डिस्कस करते हैं सर। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मुझे। सर, तो सीधा बैंक टू द पॉइंट आते हैं सर, कि अभी इतने सारी चीज़ें हो रही हैं सर आसपास हमारे जियोपॉलिटिक्स में, मतलब इफ़ वी कीप जियोपॉलिटिक्स एज अ मेन थीम, आपको क्या लगता है, हाउ कैन यू डिस्क्राइब द सिचुएशन जैसा आज है? मतलब आज की डेट में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम बोलते हैं हर जगह मौजूद है किसी एक फॉर्म में। या तो देश आपस में लड़ रहे हैं या किसी देशों में अंदरूनी लड़ाई ज़्यादा चल रही है, और कई देशों में ये समस्या है कि इस
युद्ध के दौरान या युद्ध की वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी पैदा होना है। तो अगर आप एक विश्व का एक नज़रिया देखें तो एक अनडिक्लेयर्ड वॉर चल रही है यूएस और रशिया के बीच में। जैसे पहले ज़मानों में कोल्ड वॉर के टाइम पे युद्ध चलता था, जिसे हम अंग्रेज़ी में प्रॉक्सी वॉर बोलते हैं, उसी का एक रूप या स्वरूप आज आप देख सकते हैं। और ये सबसे अहम भूमिका ये आपको नज़र आएगा इज़राइल और गाज़ा या पैलेस्टाइन के बीच में जो युद्ध है। तो जियोपॉलिटिक्स आज एक बड़े ही क्या बोलते हैं, टेंस फेस में चल रहा है, जिसमें कि कई चीज़ें शामिल है। एक तो सिर्फ युद्ध है, जिसमें कि फौज और सामने दिखने वाला। दिखने वाला, जो उसके नीचे है इसका एक अहम उदाहरण है ट्रेड, जो कि आज भारत फेस कर रहा है, जिससे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे खिलाफ 25% टैरिफ इम्पोज किया है। बट आई थिंक सर ये तो पूरा ट्रेड वॉर ही हो गया है ये एक पूरा ट्रेड बिटवीन यूएस एंड शायद मैक्सिमम कंट्रीज के साथ। हाँ, तो ये एक जो चीज़ है कोविड के बाद एक बहुत अहम चीज़ आई हमारे सामने, इनफैक्ट दुनिया के सामने, उसको हम कहते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस। क्योंकि दुनिया में काफ़ी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही थी या प्रोड्यूस हो रही थी चाइना में। जी। तो काफ़ी लोगों को, काफ़ी देशों को ये लगा कि अब हमें चाइना से हट जाना चाहिए, हमारी जो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से हट के दूसरे देशों में ले जाना चाहिए। अब जैसे चाइना से हमने आईफोन हटा के भारत में लेके आए, चेन्नई में सबसे बड़ा प्लांट है और 2-3 प्लांटें बन रही है। अब उसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे देश जैसे अमेरिका के केस में अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका एप्पल के सीईओ को बोल रहा है कि आप इंडिया में मत मैन्युफैक्चर करिए। तो ट्रेड वॉर जो है एक बड़ा इंटेंस चीज़ है, जिसमें कि आप एक देश के इकोनॉमी को, आर्थिक स्थिति को इम्पैक्ट कर सकते हैं और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जैसे अगर आप कहें, दूसरी तरफ अगर आप देखें कि उन्होंने कहा है ट्रंप ने कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदिए। यस सर। अब आप ये देखिए कि रशिया से आपको कम कीमत में ऑयल मिल रही है, उसी ऑयल को आप इसी देश में रिफाइन करके यूरोप भेज रहे हैं, तो हमारी कंपनियों को कुछ तो मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें जो है जो युद्ध के ऊपर जो आप देख रहे हैं, मेरे हिसाब से 3 चीज़ें हैं जो सबसे मुख्य है देखने वाली। एक है सप्लाई चेन्स, दूसरी है टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज की जो युद्ध है सब कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, और तीसरा है जो ह्यूमन रिसोर्सेज जिसे बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज के विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज आप काम कर ही नहीं सकते। टैलेंट जो है आपकी एआई में डालो, आप चाहे किसी और में डालो, वो एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो मेरे हिसाब से जो जियोपॉलिटिक्स है आज की डेट में, उसमें जो रशिया और यूएस के बीच में एक तनाव है, उसका एक दूसरा स्वरूप आप देख सकते हैं यूएस और चाइना के बीच में, जिसका जो ट्रेड वॉर का एक अहम, लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि ट्रंप जो हैं वो चाइना को एडवर्सरी देखते हैं, तो इसलिए, लेकिन उसके साथ वो समझौता करने को भी तैयार है। बिल्कुल सर, आज के ही न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि हम बात भी कर सकते हैं और ट्रीटी भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। नहीं, इनफैक्ट सर मेरा थोड़ा सा ट्रम्प को ही समझने के लिए शायद 2-3 किताबें कम हो जाएंगी क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि ट्रम्प के पॉलिसीज को कैसे डील किया जाए, तो आज हम यही जोक कर रहे थे कि ट्रम्प की पॉलिसी को कैसे डील किया जाए। कि 24 घंटे इंतज़ार करो, 3 बार बदली हो जाएगा। ट्रंप को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक मैं एक बात को बता देता हूँ आपको, क्योंकि आज की डेट में जो भी देश उनका सामना कर रहे हैं, उनके सामने एक ये चैलेंज है कि आप उनको कैसे डील करें। तो 2 चीज़ें हैं उनके, अगर आप ट्रंप को बेयर देखें, एक बिजनेसमैन है और दूसरा ट्रांजैक्शनल है, कि उसको लगेगा जहाँ प्रॉफिट है वो उस पे एक्ट करेगा। अगर उसको लगे कि एक देश उसके बिजनेस इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करेगा या उसको उससे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो उस पे वो अटैक करेगा। इसमें अगर देखें तो ऐसा लगता है कि इंडिया को अलग से सिंगल आउट तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि
इफ़ यू लुक एट इट, जो हम बात कर रहे थे, जो ये तेल रशिया से हम तेल खरीदते हैं, मोस्ट ऑफ दिस तेल इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय यूरोपियन यूनियन, करेक्ट। और उसके अगेंस्ट उसका कुछ नहीं है। चाइना के ऊपर शुरू किया था उसने कितना 150 या 400 या कितने परसेंटेज टैरिफ्स का, करेक्ट। बट दैट इज ऑल्सो पुट ऑन अबेंस एज ऑफ नाउ, इट इज़ अंडर डिस्कशन। करेक्ट। उसका कुछ हुआ नहीं है। पाकिस्तान के तेल को तो वो कोशिश कर रहा है कि रिफाइन करवा करके हेल्प देम एक्सट्रैक्ट द ऑयल, दैट इज ऑल इज हैपनिंग। बिल्कुल। रशिया के साथ मिलकर के तो ही वाज ट्राइंग टू पुट यूक्रेन इनटू प्लेस, करेक्ट। जो कोशिश यही मतलब थी हाँ उसकी। कोशिश ये थी। यस अब ये पूरा मतलब एक इधर अभी आप इंडिया को अलग से क्यों पकड़ रहे हो, या मतलब कंफ्यूज सा स्टेट चल रहा है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये ज़रूर है जो आपने कहा, बिल्कुल सही है कि कुछ हद तक भारत को टारगेट कर रहा है, क्यों क्योंकि क्यों इज इट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के साथ रिलेशंस? वो एक रीज़न है, बट प्राइमरी रीज़न कमर्शियल है, क्योंकि उसको चाहिए कि भारत उससे F-35 खरीदे, क्योंकि वो उसी अमेरिका का अभी जो मुख्य एम है, उसकी इंडस्ट्री, उसकी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए। टैरिफ का मकसद क्या है? कि आप जो उनके देश में प्रोडक्ट्स आ रही हैं उस पर टैरिफ लगे और उनके अपने जो मुल्क के सिटीजन्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। मुख्य एम तो वही है। अगर आपने उसको बोला कि अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा, 2023 में इंडिया यूएस वाज द वी वर द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ अमेरिकन ऑयल। आज कम हो गया। तो उसको ये भी चाहिए कि उसकी जो इंटरेस्ट में है, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे तेल में हो, चाहे जो भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, अगर अमेरिका को उससे मुनाफा हो, प्रॉफिट हो, तो ही इज़ ओके विद इट। अब क्योंकि अब हमने बोल दिया है कि आपका जो कदम है वो अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है, तो उसने अब कहा है कि मैं आपको एक्स्ट्रा टैरिफ डालूंगा क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम रूस से और तेल खरीदेंगे। तो ये समस्या रहेगी जब तक आप ये उसको कन्विंस नहीं कर पाते कि जी देखिए ऐसा है, मुल्क में आपने कई देशों के साथ डील कर चुके हैं, चीन के साथ अभी आप कर रहे हैं, कल को आप 25% करें टैरिफ उस पर या 15% करें, हमें भी आप उसी रेट पे दें। बट दिक्कत यह है ना, जैसे आपने कहा, वो मानेगा नहीं क्योंकि वो ट्रांजैक्शनल है। वो आज कल देखेगा। अगर आपने कहा कि मैं रूस से तेल लेना बंद कर दूंगा, इमीडिएटली वो मान जाएगा आपकी बात, तब वो नेगोशिएट करने को तैयार हो जाएगा, तब तक वो नहीं करेगा। तो उसकी जो जड़ की जो फसाद है ट्रंप के साथ ये है कि अगर आपने उसकी बात मान ली, कोई भी बात हो, अगर आप कल ये भी बोल दें, फॉर एग्जांपल जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ है, उसने अभी मेरे ख्याल से 21 या 22 बार बोल चुका है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर करा, यस जो कि हम मानने को तैयार नहीं है। अगर आपने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप आपने बड़ा अच्छा किया, आपने हमें सीज फायर करा दिया। सीज़ फायर करा दिया, इमीडिएटली उनका जो रुख है वो बदल जाएगा। तो वो इस टाइप के इंसान हैं जिनको प्रॉफिट नज़र आता है और एक पॉलिटिकल कैपिटल जिसे बोलते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में, कि उनको लगता है कि अगर उससे उनको पर्सनली कुछ बेनिफिट मिल जाए या ग्लोरी मिल जाए, जिसे हम कह सकते हैं, लाइक द नोबेल पीस प्राइज। लाइक द नोबेल पीस प्राइज, जिसके शायद बीच में बात भी चली थी सर। बाद भी अभी चल रही है। हाँ। चल भी रही है। सर। उनके जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने सरेआम बोला है, स्टेटमेंट है कि इन्होंने इतने महीनों में सिंस टेकिंग ऑफिस इतने सारे इतने ceasefire ceasefires करा दिए तो अब पता नहीं, अब ये तो सर। इस पूरे गेम में जी जो हमारी पोजीशन है भारत की, वो क्या होनी चाहिए? क्या हमें रसिया के साथ दोबारा से स्ट्रॉन्ग टाइज करनी चाहिए? चाइना के साथ किस तरह के रिलेशंस बनाने चाहिए? बिकॉज जैसे आपने बोला कि वहाँ ट्रांजैक्शनल है और प्रॉपर बिजनेसमैन कमर्शियल वो चीज़ें हैं, बिल्कुल। इन्वॉल्व हैं, तो वो कल किस तरफ जाएंगी हमें नहीं पता है। बट एज ए प्रोएक्टिव नेशन हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम भी अपनी तैयारी रखें और अपने को तैयार करें। बिल्कुल। तो हमारा क्या रुख होना चाहिए और किस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए? तो अभी जो हमारी नीति है, विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसका सबसे अहम ये है कि हम इंडिपेंडेंट हैं या हम ऑटोनॉमी रखते हैं अपने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में। हमारी फॉरेन पॉलिसी उस पर बेस्ड है। तो हम किसी एक देश के पक्ष में नहीं हैं। हम सिर्फ वहाँ जाते हैं या उस देश के साथ संबंध रखते हैं
जहाँ हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहता है कि हमें उससे बेनिफिट है। अच्छा, तो अगर दो विश्व पावर्स को ले लें, रूस के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, गहरे संबंध हैं, और हम चाहते हैं कि उसको हम बरकरार रखें। उसका रीज़न ये है कि रूस के साथ कोई जियोपॉलिटिकल कंडीशंस नहीं है। अब मान लो कल अगर आप और एंटिसिपेटेड है कि उनके राष्ट्रपति पुतिन साहब आएंगे अक्टूबर में यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री के साथ वार्तालाप के लिए, बातचीत के लिए। उस दौरान S-400, S-500 और Su-57 की बातचीत होगी। उसमें जो भी चीज़ें हैं, सबसे साफ तरीका ये होता है कि रशिया के साथ, और बेशक आप उससे पहले का भी एग्जाम्पल ले लो, हमारा जो रूस के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन है सबसे अहम रखता है और बहुत अच्छा है। ज़्यादातर उसमें कंडीशंस अटैच नहीं होती हैं, कुछ टीथिंग इश्यूज रहती हैं, पर काफ़ी सक्सेसफुली हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। वेस्ट के साथ, यूरोप और रशिया के साथ, वेस्ट और अमेरिका और यूएस के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है, उसमें आज की डेट में, जैसे मैंने पहले भी कहा, टेक्नोलॉजी सबसे अहम, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए वेस्ट से। तो हम उन देशों के पास जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें उस क्षेत्र में और बढ़ना है आगे, और वेरी रैपिडली हमें आगे बढ़ना है। अब उन देशों में दिक्कत यह है, जैसे अमेरिका है, वो देना नहीं चाहता है। वो जो भी टेक्नोलॉजी हमें देता है उसमें कंडीशंस लगती है, और वो थोड़ा सा उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें, हमारी जो नीति है एट द मोमेंट, कोशिश हमारी ये है कि हम बैलेंस रखें। विश्व के किसी भी इश्यू में हम बैलेंस रखना चाहते हैं, ताकि हमारी नेशनल इंटरेस्ट उसको हम मीट कर पाए। इस पूरी गेम में सर चीन, चीन को देखिए, ऐसा है, उसका मैं इनफैक्ट ये उदाहरण आपको देने वाला था कि कई लोग कहते हैं हमसे कि आप रूस के साथ संबंध क्यों रखते हो। लोग भूल जाते हैं कि आज के पिछले दशक में रशिया और चीन काफ़ी करीब हो चुका बहुत, है, यस, बहुत बहुत क्लोज हो करीब गए हैं हो सर। चुका है। वो हमारे लिए हानिकारक है। रूस और चीन का मतलब ये है कि रूस चीन पे ज़्यादा निर्भर हो गया है, और वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम रूस के साथ दोस्ती ज़्यादा रखें, उसे बरकरार रखें, क्योंकि हमारे साथ चीन के साथ एक नहीं लेकिन कई विषयों पे एक लड़ाई चल रही है, और आज की डेट में उसका सबसे अहम जो है वो बॉर्डर पे नहीं लेकिन आर्थिक है। हमारे पास 110 बिलियन डॉलर तकरीबन ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ। उनकी इकॉनमी हमारे से 4 या 5 गुना ज़्यादा है। तो ये जो एक गैप जैसे हम बोलते हैं चाइना के साथ, वो हम उसको कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको ऐसी दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं जिससे कि वो हमसे बिल्कुल ही टक्कर ले ले। इस चीज़ के लिए हमें रूस की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारा सबसे नियर नेबर है, और उस पे रूस एक ऐसा देश है जिस पे हम निर्भर कर सकते हैं। अगेंस्ट चाइना भी सर, इफ यू गो देखिए, अगेंस्ट चाइना। अगेंस्ट चाइना हम किसी पे निर्भर नहीं करें, ये आप देख चुके हैं। इनफैक्ट सॉरी बट मेरा पर्सनल थॉट है कि आप किसी के ऊपर कभी एक्चुअली निर्भर नहीं कर सकते बिल्कुल जियो सही, पॉलिटिक्स में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि जियो पॉलिटिक्स में, और पर्टिकुलरली आज की डेट में, देखिए, इसलिए हमारा जो रुख है, चाहे वो यूक्रेन युद्ध के ऊपर हो, इसराइल गाजा के ऊपर हो, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे हम अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। अब लोग कह सकते हैं कि आपने यूएन में फलाना वोट किया या नहीं वोट किया, तो वो हमारी नेशनल इंटरेस्ट है। आपने ईरान के खिलाफ, फॉर एग्जांपल, जब अभी रिसेंटली यूएस और इसराइल ने अटैक हमला किया ईरान के ऊपर, बड़ा गंभीर हमला किया, यूएन में हमने एब्सटेन किया, क्योंकि हमारे अपने रीजंस हैं कि हम ईरान के साथ भी संबंध अच्छे रखना चाहते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है सर कि आप किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते हैं, बट किसी दूसरे देश के साथ शायद दुश्मनी भी नहीं कर सकते हैं या गलत संबंध भी नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिकॉज आपको वो देश हित भी देखना पड़ेगा कि बिल्कुल। चीज़ें। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है, जो कि आज की डेट में हमारी जो विदेशी नीति का, उसको लोग क्रिटिसाइज करेंगे। वो लोग कहेंगे कि देखिए, आपने
किसी एक समय पर आपने एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपकी नेशनल इंटरेस्ट ये मांगती है कि आप स्टैंड ना लें और उस नीति पर ये बात जो है काफ़ी स्पष्ट हमारे विदेश मंत्री कई बार बोल चुके हैं कि आज जैसे रूस से हम तेल खरीदते हैं, कई बार बोल चुके हैं कि देखिए ये हमारे नेशनल हित में है, राष्ट्रीय हित में है, इसलिए हम तेल खरीद रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं कि उसमें सिर्फ ये रहता है कि अगर आप मेरे हिसाब से, और ये एक मेरा अपना पर्सनल व्यू है, कि अगर आप रूस से तेल खरीद सकते हैं तो ईरान से क्यों नहीं खरीद सकते? रशिया अंडर सैंक्शंस है, ईरान भी अंडर सैंक्शंस है। आज की डेट में तकरीबन 80% ईरानियन ऑयल चीन को जाता है। वो तो सैंक्शंस के बारे में कोई उसको फिक्र नहीं है। तो अगर हम इस देश में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को महत्व देते हैं और हम कहते हैं कि हम किसी पर निर्भर नहीं है, तो हमें अगर ईरान से भी तेल खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है। अब रशिया की जब बात हो ही रही है तो रशिया एंड यूक्रेन की भी बात कर लेते हैं सर। जी। एक लड़ाई शुरू हुई जिसको बहुत सारी कंट्रीज ने बोला, या काफ़ी लोगों ने बोला कि बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, बट यूक्रेन को काफ़ी सपोर्ट मिलता रहा, मतलब काफ़ी सपोर्ट मिलता रहा जी। और वो अभी तक चल रहा है। तो इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट पर आपका क्या मानना है कि इसका एंड कब होगा, या ये इतना लंबा खिंच क्यों रहा है? या इनफैक्ट सर मैं थोड़ा सा जी, ऐड जी, ये भी प्लीज। करना चाहूँगा कि शुरू जो हुआ था वो कितना जस्टिफाइड है। बिकॉज आप अभी जैसे यूएस मानता है कि हमारा दुश्मन है, हमें नेटो को फैलाने नहीं दे रहा, रशिया रोक रहा है तो वो आपका दुश्मन है और आप इम्पोज करने की कोशिश करोगे हमारा भी दुश्मन, हम उसको बना ले। बिल्कुल। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। आई रिक्वेस्ट आपके। नहीं, देखिए, जो युद्ध है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो एक हिस्ट्री है उसके बीच में, जो कि 2-3 दशक पीछे पुरानी जाती है। तो उसमें क्रीमिया है, एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया है, इनफैक्ट वन कैन इवन गो बैक टू द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन। तो काफ़ी हम पीछे जा सकते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जहाँ तक आपकी बात आपने कही कि कितना जस्टिफाइड है युद्ध, आज की डेट में युद्ध का जो एक रूल है या उसूल है इंटरनेशनल लॉ के तहत, मेरे ख्याल से कोई देश युद्ध का एक रूल फॉलो नहीं करता या लॉ फॉलो नहीं करता है। उसका एक छोटा उदाहरण देता हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले टीवी पे ये एक उदाहरण दिया गया कि ट्रंप के केस में, कि बाइडेन ने अपने 4 साल के टेन्योर में 500 के करीब बम फेंके थे। ट्रंप ने 6 महीने के दौरान 600 के करीब बम फेंके। इसका एक उदाहरण है कि युद्ध अगर कोई करना चाहे तो उसके पास कोई ऐसा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई यूएन की। तो देयरफॉर रशिया भी ऑलवेज आर्ग्यू करेगा कि मैंने अपने हित में, अपने नेशनल इंटरेस्ट में युद्ध किया। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं, ये गलत है, इंटरनेशनल लॉ के तहत गलत है। कई देशों ने इंक्लूडिंग इंडिया ने ये आर्ग्यू किया कि देश के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंटरनेशनल लॉ को आपको फॉलो करना चाहिए। पर रूस का क्या मकसद है? उसको यूक्रेन एज अ टेरिटरी आधा करना है। आधी टेरिटरी उसने ऑलरेडी या 45% तकरीबन ऑक्यूपाई कर लिया है, वो उसको ले लेगा इवेंचुअली। तो युद्ध तब तक नहीं रुकेगा, जो आप सवाल कर रहे थे, जब तक यूएस और रशिया इस बात पे सहमति ना कर लें कि भाई अब यूक्रेन नेटो में ज्वाइन नहीं करेगा, ईयू में शामिल नहीं होगा। रशिया ने जितना टेरिटरी ले लिया है वो आप रख लीजिए, बाकी यूक्रेन को आप छोड़ दीजिए। दूसरा विकल्प यह है कि जेलेंस्की को आप हटा दीजिए, किसी और एक राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट को बैठा दीजिए जो, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, इज मोर प्लायबल। तो फिर आपको, पर जब तक यूएस यूक्रेन या यूरोप यूक्रेन को आर्म करता रहेगा विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, रशिया के पास कोई कमी तो है नहीं। इकोनॉमी को ज़रूर चोट पहुंच रही है, जीडीपी पे असर पड़ रहा है, लेकिन पुतिन जानता है कि अगर मैं कल युद्ध विराम कर दूं और सीज फायर के लिए मैं रिक्वेस्ट करूं, तो उसके अपने लोग, रशिया के लोग सोचेंगे कि ये पीछे हट गया, इसका मतलब हार। तो वॉर के लिए जस्टिफिकेशन आज की डेट में कोई नहीं।
आपको सिर्फ ये कहना है कि मेरे नेशनल इंटरेस्ट को धब्बा पहुंचा है, तो मैं उस देश को अटैक करूंगा। ईरान को देख लीजिए, रशिया को, आई मीन अमेरिका को दीगो गार्सिया से B2 बॉम्बर्स भेज के ये 3 न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब करने की क्या जरूरत थी? इसराइल के पास कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है उसी चीज को करने के लिए। पर यूएस ये दिखाना चाहता है कि मैं विश्व गुरु हूं और मैं उस रेंज से भी ईरान को अटैक कर सकता हूं। आई थिंक ये स्पेसिफिक कैपेबिलिटी नहीं है करके मैंने कहीं पढ़ा था कि ये स्पेसिफिक कैपेबिलिटी अंदर Let, घुस करके yes, इतना sir. डीप हाँ, स्ट्राइक करना तो ये जो विल एडिट इट ऐसा कुछ वो कोई दिक्कत नहीं, GBU-57 जो यूएस यूज करता है वो ठीक है। लेकिन देखिए, ईरान को भी पता है कि उसकी एक्सिस्टेंशियल वॉर चल रही है इसराइल के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। तो उसको मालूम है कि कभी ना कभी उस पर वार पड़ेगा, पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि आज का ही। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो यूरेनियम जो आप एनरिच कर रहे हो वो आप एक ही जगह तो रखोगे नहीं, आपकी और भी सेफ बिल्कुल प्लेसेस हाँ रहेंगी। तो अगर आपने किसी एक या 3 साइट, जैसे इन्होंने फुर्दो, नान्स और एक जगह और को, इस्फहान मेरे हिसाब से, उसको आपने बम कर दिया। और भी होंगे और जगह जहाँ पे सेफ रखते होंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि हम इस स्थिति में हैं कि किसी मुल्क को हम डायरेक्टली क्रिटिसाइज करें कि हाँ जी, ज़रूर ये कह सकते हैं। एंड सी, ये एक चीज़ है, अगर आप इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं तो फिर ये सब चीज़ें आपको अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि रशिया सबसे पहले ये बोलेगा आप मेरे को क्रिटिसाइज मत करो, इंटरनेशनल लॉ के तहत आप मेरे को क्रिटिसाइज मत करो, मैं फिर बैठ के आपसे बात करूंगा अक्रॉस द टेबल। तो ये समस्या है आज की डेट। आप एनएससीएस के डायरेक्टर रहे हैं सर, जी, तो एनएससीएस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर कि व्हाट एग्जैक्टली इज एनएससीएस, किस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसका गठन करना ज़रूरी हुआ सर? देखिए, ये एक बहुत अहम संस्था है। एक ऐसी संस्था है जो देश में राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अहम भूमिका निभाती है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। अब सवाल ये उठता है कि ये बना क्यों? कारगिल वॉर के बाद आपको याद होगा कि कारगिल रिव्यू कमेटी का गठन हुआ था। उससे पहले सरकार जो थी उनको ये लगा, महसूस हुआ कि हमें एपेक्स लेवल पे एक ऐसी एडवाइजरी बॉडी चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर लॉन्ग टर्म पहलू पर एडवाइस दे सके, सोच समझ के कि हमें लॉन्ग टर्म इश्यूज क्या हो सकते हैं उस पर। तो उस टाइम ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का गठन हुआ। अच्छा, जो काउंसिल है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का ही काउंटर पार्ट है, नहीं हिस्सा नहीं है, काउंटर पार्ट है, मेंबरशिप वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो डिसीजंस लेती है कि जैसे आपको मालूम होगा कि क्या खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए। एनएससी का मैंडेट था कि आप प्लान करिए देश को आगे ले जाने के लिए, 10 साल पहले, 20 साल आगे, वो प्लान था। उस काउंसिल की सेक्रेटेरिएट का नाम दिया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, जो कि आज की डेट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेड करते हैं। पहले से वही थे, मेंबर सेक्रेटरी और हेड थे। ये एक ऐसी जगह है जिसमें एपेक्स लेवल नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्लानिंग होती है और उस प्लान को फिर बाकी गवर्नमेंट में शेयर किया जाता है कि इसमें क्या करना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। और कई चीज़ें ऐसे हैं, जैसे युद्ध के बारे में बात कर रहे थे, रशिया यूक्रेन, तो ऐसी चीज़ों से देश पर क्या असर पड़ेगा और उसके क्या आगे हम विकल्प कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ये मकसद था एनएससीएस को फॉर्म करना। और आज की डेट में भी एनएसए के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ये संस्था काफ़ी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि इसमें कई एक्सपर्ट्स ग्रुप्स, कई एक्सपर्ट लोग आते हैं सिविल सर्विस से, आर्म फोर्सेस से, और बाकी जो एक्सपर्ट्स आते हैं, और वो अपनी जो नॉलेज है, अपने डोमेन एक्सपर्टीज़ है, उसको शेयर करते हैं।
तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट संस्था है जो कि राष्ट्र सुरक्षा पे आज काफ़ी अहम भूमिका निभा रही है। और उसका सबसे मेरे ख्याल से लेटेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारी जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर हुई थी उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई एनएससीएस। तो मेरे हिसाब से ये एक सर सॉरी, ये ज़रा एक बार समझाइए कि ऑपरेशन सिंदूर में एनएससीएस का एग्जैक्टली क्या रोल था? देखिए, ये एक मैं आपको एक जेनरिक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई क्राइसिस होती है या किसी एक संस्था में या हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध को लेके अगर आप चलें तो क्या होता है कि एनएससीएस में पाकिस्तान को लेकर या कोई भी मुल्क को लेकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है कि इस देश में अंदरूनी चीज़ें क्या हो रही है, हमारे इस देश के साथ संबंध क्या होते हैं और आगे इसका क्या रुख हो सकता है। अब पाकिस्तान प्राइम एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान के साथ उसकी जो एक साइकिल है ऑफ फ्रेंडशिप एंड हॉस्टिलिटी वो चलती जा रही है। तो वहाँ क्या होता है कि एनएससीएस में लोगों को टास्क किया जाता है कि आप पाकिस्तान के बारे में हमें बताइए कि लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस क्या होगा। जैसे आप कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे, क्या पाकिस्तान अगले 20 साल में आर्मी रूल के अंडर रहेगा? क्या पाकिस्तान में कू हो सकता है अगले 3-4 साल में? क्या पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, उसकी इकोनॉमिक बैंकरप्सी हो जाएगी? नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? जैसे आपके पास आईएमएफ के लोन आते रहते हैं। और ये जो आप बता रहे हैं ये सवालों के जवाब किस बेसिस पे लाया जाता है? बिकॉज इसके लिए तो आपको अंदर की खबर चाहिए, वो है उसके लिए आपको एक्टिव एजेंट्स चाहिए या सम टाइप ऑफ रिपोर्टिंग जो तो अंदर से हो रही है। इंफॉर्मेशन आपको, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि क्योंकि वो एक सरकार का हिस्सा है, उस जगह पर भारत सरकार की जितनी भी एजेंसीज उसकी सारी इंफॉर्मेशन आती है, इसलिए कोई रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हैं रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हैं। तो इसलिए आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि एनालिसिस करने में कोई आपको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रही, इतना मैं कहूँगा। एंड सर पूरा ऑप सिंदूर जब हमने जिक्र कर ही दिया है तो ऑप सिंदूर ये जो पूरा ऑप सिंदूर हुआ सर, जी इसके बारे में पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव अलग दिया। उनका मानना था कि भारत था जो भागता हुआ अमेरिका के पास गया और उन्होंने सीज फायर बोला, नहीं तो हम तो इस बार भारत को ख़त्म कर ही देते। जी आपकी नज़र से हम कितने सक्सेसफुल रहे सर? देखिए, ऑप सिंदूर एक ऐसी स्थिति में हुई जब सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आपने पहलगाम 22 अप्रैल को हादसा हुआ, उसमें 26 लोग मारे गए और सरकार को कुछ ना कुछ करना ही था। आप पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स 16 में कर चुके थे, बालाकोट 2019 में कर चुके थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं या एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑपरेशन जिसमें कि एस्केलेशन ना हो। तो हमारा मकसद बहुत क्लियर था और हम ये बार बार हम बट एस्केलेशन क्यों ना हो? मैं ऐसे ही समझने के लिए सर कि कुछ चीज़ें होती हैं कि एस्केलेशन हो भी जाए तो क्या बुरा है? एस्केलेशन अगर हो तो फिर उसमें रिस्क ये है कि क्योंकि हम दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से ये कंसर्न ऑलवेज रहता है कि अगर एस्केलेशन हो तो पाकिस्तान की तरफ से या उनके कुछ रोग एलिमेंट्स जो हैं वो न्यूक्लियर बटन का प्रयोग ना करें। अब ये कई लोग कहेंगे कि ये सब वहम है या मतलब इसमें कोई ट्रूथ नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है ना कि पाकिस्तान या कई लोग कहते हैं कि हमने भारतीय वायुसेना ने नूर खान एयरबेस पे अटैक किया और उसके पास जो किराना फैसिलिटी है जिसमें पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको हमने टारगेट किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत ये भली भांति जानता था कि वहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है तो क्या हम वो ऐसा एक कदम उठाते? मुझे लगता नहीं। बेस को ज़रूर अटैक किया हमने। मतलब अगर न्यूक्लियर है वो तो उनका न्यूक्लियर है, उनके एरिया में है, देखिए आप दुश्मन है। फिर डायरेक्टली फिर आपको एस्केलेशन
you will be held responsible for that escalation. If you Sir, but responsible for to whom? I'm just trying to understand. हमारे इतने लोग गए हैं, मतलब आप बाद में कोई ब्लेम करे, कोई भी कुछ करते रहे. I'm just trying to think. मतलब नहीं, देखिए ऐसा है कि राष्ट्र स्तर पर एक नतीजा या डिसीजन होना चाहिए कि हमें एस्केलेशन कितने दूर तक जाना है. कितने दूर तक जाना है. तो इसलिए मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद बड़ा लिमिटेड था, इतनी दूर नहीं जाना है. इतनी दूर जाना नहीं है. सही है. So, इसलिए जब ब्रीफिंग्स हुई थी फॉरेन सेक्रेटरी और आर्म फोर्सेस के वो दो लेडीज ने, कर्नल्स ने, सॉरी, एक आर्मी और एक एयरफोर्स ऑफिसर ने ब्रीफिंग किया, तो कॉन्स्टेंटली हमने ये कहा कि हमारा मकसद नॉन एस्केलेटरी है, प्री डिटर्मिन्ड और सेलेक्टेड टारगेट्स को है. इनफैक्ट इसीलिए किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या कहीं हमने शुरुआत में बिल्कुल टारगेट नहीं किया था. वी टारगेटेड ओनली मिलिटेंट या टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हमारा मकसद बहुत क्लियर था. अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि एस्केलेटरी लैडर के ऊपर जाना है आपने, तो फिर तो वो मतलब आप युद्ध के लिए तैयार हो गए, कन्वेंशनल वॉर के लिए तैयार हो, फिर आपको उसी हिसाब से कदम लेने पड़े. तो दो रिस्क से डिफरेंट. तो वो एक राजनीतिक जजमेंट की बात होती है कि क्या हम पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लेज्ड वॉर करना चाहते हैं. और पराक्रम का उदाहरण आप ले सकते हैं. पार्लियामेंट में अटैक हुआ, आपने पूरी फौज को मोबिलाइज किया, बहुत समय मोबिलाइज करके रखा ऑन द बॉर्डर्स. क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं. तो दी एडवर्सरी को ये नहीं लगता है कि आप सीरियस हैं. एडवर्सरी को ये पता नहीं चलता है कि आपकी इंटेंट क्या है. अभी कम से कम क्या हुआ है कि एडवर्सरी को ये मालूम पड़ गया है, 3-4 चीज़ें बहुत साफ हो गई हैं ऑपरेशन सिंदूर से. एक तो आपकी टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़िया है, आपने पाकिस्तान एयर डिफेंस को पेनिट्रेट कर दिया है. आप उसके जो चाइनीज़ सिस्टम्स है उसको आपने ये दिखा दिया है कि दे आर नॉट वेरी गुड. आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं. तो इस हिसाब से हमारी प्रॉब्लम ये रही. और ये आपने जो पहले सवाल ये किया था ना, ये जो इशू रेज किया, जो नैरेटिव बिल्डिंग है उसमें हम मार खा गए. यस सर, बिकॉज उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया और उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया. पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को कन्वे किया कि हम विक्टिम हैं ऑफ टारगेटेड अटैक्स बाय. हम ये कहते रहे कि हमारी जो टारगेटिंग है नॉन एस्केलेटरी है, बड़ी टारगेटेड है, बट क्योंकि हमारी मीडिया इतनी, और ये पार्टली इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आगे ले गए. तो जो आप बोल रहे हो एस्केलेशन के बारे में, हमारे मीडिया ने ये अज्यूम कर लिया कि हम इसको आगे ले जाएंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ विच टीवी चैनल्स ये रिपोर्ट कर रही थी कि हमने कराची हार्बर को बॉम्ब कर दिया, जबकि उसमें कोई सच नहीं है. सी एंड उससे ज़्यादा हद तो हम उसमें पहुंच गए. सोशल मीडिया में ये रिपोर्ट्स दिए जा रहे हैं कि बेंगलोर पोर्ट हैज़ बीन अटैक्ड. अरे भाई, बेंगलोर में पोर्ट हो तभी तो अटैक हो. तो ये जो है ना, एक बैलेंस जो मीडिया में है, वो हम कहीं नैरेटिव खो गए. अगर उस नैरेटिव को हम बिल्ड कर सकते तो हमारी जो नीति का जो असर है, हमारे जो स्ट्राइक्स का जो इम्पैक्ट है, वो ज़्यादा होता है. पर वो हम कहीं सॉरी. एंड सर, इस पूरे उसमें हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी वो कैसी रही? बिकॉज उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए. लोगों ने बोला कि शायद इंडिया की तरफ किसी भी कंट्री ने उतना स्ट्रांगली नहीं खड़े होकर दिखाया जितना पाकिस्तान के साथ है. कि चाइना ने भी सपोर्ट किया, टर्की ने भी सपोर्ट किया, यूएस का सबको पता ही है सर. एंड रशिया सर, जब ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो उसके कुछ दिनों बाद आई थिंक 100 मिलियन या कुछ बिलियन की डील हुई पाकिस्तान के साथ. तो लोगों ने कहा कि इंडिया जो इतना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव उस पर था उससे पहले कि हर कंट्रीज के पास जा रहे थे हम लोग, वो उस समय कहाँ चले गए? देखिए, भारत की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, विदेशी नीति है, वो बरकरार है. उसकी अपनी एक जगह है, एक स्थान है जो अब बन चुकी है. पिछले दशक में हमारी एक पोजीशन बन गई है. दुनिया के देशों में और पर्टिकुलरली वेस्ट में जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा चलती है. तो हमने क्या किया, हमारी कोशिश ये रही कि हमने युद्ध के बाद पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस भेजे कई मुल्कों में. अच्छा,
वहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम ये हो गई कि आपने सबको भेज तो दिया, पर जो मीडिया नैरेटिव जो बिल्ड करना था कि उस देश ने विजिट के बारे में क्या बोला, जो एमपीज गए उन्होंने क्या बोला, वो कभी आया ही नहीं वो सर। कभी आया नहीं। तो वो जब आपके नैरेटिव में मिसिंग है तो आप बड़ा मुश्किल है कहना कि आपने अपनी जो डिप्लोमेटिक जो विक्ट्री है कोट एंड कोट ऑफ सिंदूर के साथ वो आपने अचीव कर ली। तो नीति तो वही है, पाकिस्तान के खिलाफ आपकी नीति बदली नहीं, पर उस नैरेटिव को बिल्ड करना कि ये आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, वो आतंकवाद को प्रमोट करता है, भारत उसका एक विक्टिम है। यू सी, ये जो पाकिस्तान एक नैरेटिव बना रखी है पिछले 20-25 साल, मैं एक विक्टिम हूँ टेरर का, मेरे देश में इतने लोग मर चुके हैं, पर ये लोग भूल जाते हैं। और अब आज की डेट में सबको पता है कि जितने भी उनके यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टीटीपी, एलईटी, जैश ए मोहम्मद, सब उन्हीं के पले हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा देश। और उसी का नतीजा है कि आज उसकी अफगानिस्तान के साथ जो है रिलेशंस खराब हो चुके हैं, क्योंकि आज वो बोल रहे हैं कि टीटीपी जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आप उसको शरण दे रहे हो, जबकि है तो इन्हीं के ही, पाकिस्तान का ही एक रूप है, उन्हीं का ही एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का एक एग्जाम्पल है। उस चीज़ को हम मैं क्या बोलूँ, कुछ हद तक हम आगे बढ़ा चुके, बट परहैप्स उतने इफेक्टिव नहीं रही हमारी जो डिप्लोमेसी होनी चाहिए दुनिया को ये कन्विंस करने में कि पाकिस्तान इज द एग्रेसर और हम विक्टिम। सर इनफैक्ट हम कुछ दिन पहले यही बात कर रहे थे सर कि आपने ऑप पराक्रम का जिक्र किया। आज के डेट पे अगर ऑप पराक्रम टाइप का अगर हम कुछ कर देते हैं तो पाकिस्तान टूट जाएगा क्योंकि सारी फौज अगर सामने डिप्लॉय हो जाती है, बिकॉज उनको करना पड़ेगा अगर हम मोबिलाइज हो गए तो वो पीछे तो उनको नोच लेंगे सर, उनके जो ये बलूच लिबरेशन आर्मी है, तहरीक तालिबान है। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा, सबसे पहले जो अहम चीज़ है कि एक राजनीतिक डिसीजन होना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि माहौल ऐसा है पाकिस्तान के अंदर कि काफ़ी अंदरूनी तनाव है पाकिस्तान में। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव सवाल ये उठता है कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? क्या हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं या हम पाकिस्तान को एक, लेकिन मिलिट्रीली हम पाकिस्तान को हराना चाहते हैं। तो हम एक ऐसी स्थिति में हैं जिसमें कि सबसे अच्छा उदाहरण अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में तो लड़ाई हुआ, किसी एक छोटे से बॉर्डर पॉइंट पे जहाँ पे एक मंदिर है 2000 साल पुराना, इंडियन, उस पे, हाँ इंडियन शिवा टेम्पल, उस पे युद्ध हो गया और उसमें काफ़ी कुछ। तो ये एक इसी चीज़ का प्रमाण है, जैसे मैंने पहले कहा कि आज की डेट में युद्ध के लिए आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, कोई रैशनल नहीं चाहिए। युद्ध करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर आज की डेट में भी भारत संयम रख रहा है, इसलिए कि उसको चाहिए कि, और इस बात का सबसे, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज हमारी जो इकोनॉमी है ग्रो हो रही है, जीडीपी 6.57% टच कर रही है। युद्ध का मतलब है कि वो इकोनॉमी आपकी अफेक्ट होगी। तो कोई भी राजनीतिक या कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि आपकी इकोनॉमी को चोट पहुँचे। लेकिन जो आपने सवाल किया कि क्यों हम पाकिस्तान के साथ युद्ध का मतलब मकसद होना चाहिए। उदाहरण के तौर में बताऊं कि आप अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेना चाहें दोबारा से, जो कभी लेना पड़ेगा अल्टीमेटली लेना पड़ेगा, और काफ़ी लोग इंक्लूडिंग रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर भी ये बोल चुके हैं कि हमें, तो अगर ऐसा कोई मकसद है जो कि हमें फ़ौज के इस्तेमाल से करना हो, तो फिर आप फ़ौज को डिप्लॉय करिए या प्लान करिए कि हम, लेकिन याद रखिएगा कि उस चीज़ के लिए हमें पाकिस्तान क्या करे इन द इवेंट ऑफ कि भारतीय सेना या भारतीय फ़ौज ने ऐसा एक ऑपरेशन किया, तो उनका क्या रवैया रहेगा, किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेंगे। ये तो मिलिट्री प्लानिंग में होगा सर। ज़रूर होगा, बट मैं कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से अगर हमने फ़ौज का इस्तेमाल करना है तो वो किसी ऐसी चीज़ के लिए हो जो कि एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ हो,
ये नहीं कि आप सिर्फ कंट्री के गोल को भी देखना पड़ेगा आगे सर, ले जाते हैं। मिलिट्री के साथ। दैट इज इम्पोर्टेंट। सर आज की देश में जी। अगर हम अपने देश की बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं देश के लिए? देश के सामने कई चैलेंजेस हैं, कुछ अंदरूनी हैं, कुछ बाहर के हैं। जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं वो क्योंकि ऑब्वियस हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से जो कुछ आर्थिक इश्यूज हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, वो एक चैलेंज है और ज़्यादातर वो फोकस में नहीं रहता है। पर उससे बढ़कर भी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि नेक्सलिज्म है, लेफ्ट मतलब जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं, इंसर्जेंसी है, नॉर्थ ईस्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी ट्रांसनेशनल टेररिज्म का प्रकोप चल रहा है और भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। तो ये सब समस्याएं हैं और उससे ज़्यादा ये है कि देखिए, आमतौर पे हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, पर क्योंकि आप लोग फौज में रह चुके हैं, आपको मालूम होगा कि कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा अहम भूमिका, अगर आपको फ्रंट में जाना है तो कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से जो ये कनेक्टिविटी का इश्यू है, आज की ये सरकार काफ़ी काम कर रही है सर। काम कर रही है। कौन सी कनेक्टिविटीज? मैं रोड, ये रोड, रेल, ओके, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वेरी टिल बॉर्डर सर। टिल द बॉर्डर सबसे अहम चीज़ ये है। मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी एक्सटर्नल चैलेंज है वो चीन है, पाकिस्तान नहीं है। और हमें इसीलिए इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमारी हर एरिया में होनी चाहिए। मानता हूँ कि मुश्किल है, टेरेन मुश्किल है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप करना कठिन है, लेकिन उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको इस टाइप की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़े। सर डू यू सी एनीथिंग सर, ये जो स्पेशली बांग्लादेश और चाइना के जो कोलैबोरेशन चल रहे हैं, स्पेशली अलोंग द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, बिकॉज बांग्लादेश कुछ टाइम पहले तक दोस्त होता था, बिल्कुल अभी जो बाहर के इन्फ्लुएंसर्स, वैसे ही आईएसआई का बहुत हैवी इन्फ्लुएंस है वहाँ पे सर, एंड ऊपर से जो ये चाइना के साथ इनका जो कोलैबोरेशन चल रहा है, विच कैन बी ए लिटिल डिफिकल्ट थिंग, एक एडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आई मीन देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। आई एम ग्लैड यू मेंशन दिस पॉइंट बिकॉज जो हमारे एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं उसमें आज की डेट में एक तो चाइना इस लिहाज से थ्रेट है क्योंकि वो हमारे बॉर्डर पे बैठा हुआ है। इन अदर टर्म्स इट्स अ मिलिट्री थ्रेट, लाइव थ्रेट। पर चाइना का एक और रूप है जो कि साइलेंट है और उसका प्रमाण है कि हमारे नेबरहुड में, साउथ एशिया में, हर देश में चाइना का प्रेजेंस है। और उस प्रेजेंस का एक प्रॉब्लम या एक चैलेंज, पुराने भाषा है ये, हम कहते हैं ना स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। हमारी जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो घट रही है। तो चाहे वो म्यांमार में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे श्रीलंका में हो, नेपाल में, भूटान में, हर जगह हमारी जो इन्फ्लुएंस है वो कम होती जा रही है। अब चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है क्योंकि उनके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं और मैन पावर है जो कि वो उन मुल्कों में, उन देशों में लगा सकते हैं या एम्प्लॉय कर सकते हैं। या एक तरीका, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में, जो कि आज भी 99 ईयर लीज पे है टू द चाइनीज़, क्योंकि आपने इतने लोन दे रखे हैं उस देश को कि वो उसको रिपे नहीं कर पाता है। बांग्लादेश ऐसी ही स्थिति में है। तो आज की डेट में कोई भी वो चीन जो करता है तो वो कई सजेशंस दे चुका है और हम वहाँ अपनी इन्फ्लुएंस को उतना हम बढ़ा नहीं पा रहे। याद रखिएगा, शेख हसीना के टाइम में 8:1 रेशियो था ट्रेड का हमारा बांग्लादेश के साथ। आज वो नहीं है बिकॉज जो टेक्सटाइल्स जो है, बांग्लादेश कहता है कि हम इंडिया के थ्रू एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। वी विल नॉट यूज योर पोर्ट्स टू एक्सपोर्ट। तो बांग्लादेश एक चैलेंज है, उस लिहाज से बांग्लादेश एक दूसरे तरीके का भी चैलेंज है
क्योंकि वहाँ इस्लामिज़्म बढ़ रही है। ग्रुप्स लाइक HUJ और कई और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको बढ़ावा दिया जा रहा है ऑफिशियली, उससे भी हमें एक चैलेंज प्रेजेंट होता है। तो जो नेबरहुड है वही जब आपका अनस्टेबल रहेगा, और बांग्लादेश इज़ वन लिविंग एग्जांपल, म्यांमार उसके बगल में है, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है। पिछले फरवरी 2021 में कू हुआ था, और आज की डेट तक वहाँ फ़ौज का अपना रूल है, अंदरूनी युद्ध चल रहा है, वो हमें सूट नहीं करता है। आपकी जो इंटरेस्ट हैं, जस्ट एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जो आपकी जो सितवे पोर्ट है और कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है, मल्टी मोडल रोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, वो ठप हो चुका है क्योंकि वहाँ अरकान आर्मी का ज़्यादा रोब है। अब या तो आप अरकान आर्मी के पास जाके आप उनसे वार्तालाप करिए, बोलिए भाई ये मेरे राष्ट्र हित में है, कुछ करिए, या आप उस सरकार को बोलिए कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए। सी, बेस्ट हिस्टोरिकल एग्जांपल, पहले आपने अफ़गानिस्तान की बात की, तो 90 के दशक में हमने BRO और शायद ITBP जवान भेजे थे सड़क बनाने के लिए। मुरे से आगे नहीं, सर, अफगानिस्तान में दिलाराम से अच्छा, yes. जरांज ईरान में सड़क बनाने के लिए हमने भेजे थे। आज की डेट में वही चीज़ ज़रूरत है आपको। जब आप ऐसे, मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो आउट ऑफ एरिया कंटिजेंसी की बात करते हैं फौज को आगे बढ़ाने की, आपको ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसकी आपकी नेशनल इंटरेस्ट जो दूसरे देशों में है उनको आप प्रोटेक्ट कर सकें। एग्जैक्टली हाँ। अभी हम अगर कितनी भी थ्योरी या टैक्टिक्स जो मिलिट्री की हैं या सिविल की हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस की हैं, शायद सभी में ये बोला जाता है कि एक कंट्री को अपने नेबर्स के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। बिल्कुल। आज अगर हम अपनी पोजीशंस देखें सर, तो एक तरफ पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, बर्मा, म्यांमार हो गया, एंड नेपाल शायद मैं बोलूँगा सर कि जितना पहले अच्छे रिलेशंस थे, आज बहुत धीरे धीरे उस समय के साथ बहुत कमी आ गई है। बिल्कुल। तो हम ऐसे क्या स्टेप्स ले रहे हैं या क्या स्टेप्स लेने चाहिए सर कि चलिए हम चाइना को काउंटर ओवर वो नहीं कर सकते कि उनसे ज़्यादा पैसे लगा दें, पर शायद हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि उस चीज़ को बैलेंस कर पाएँ। देखिए, श्रीलंका एक अच्छा उदाहरण है। तो जब 2 साल पहले श्रीलंका में आर्थिक नमी हुई और काफ़ी उनकी इकोनॉमी गिर गई, तो भारत ने इमीडिएटली ठोस कदम उठाए और उनको हार्ड कैश दिया, लाइंस ऑफ क्रेडिट दिया, मनी इन्फ्यूज़ किया उनके इकोनॉमी को वापस लाने के लिए। कुछ हद तक हमने मालदीव्स को भी यही किया, जिसकी वजह से आज उनका जो प्रेसिडेंट है, थोड़े इम्प्रूव हो गए सर। मुइज़ू जो है, हु इज़ नोन टू बी प्रो चाइना, तो वो भी, क्योंकि आर्थिक जो देश की एक स्थिति है, सबसे अहम भूमिका निभाती है आज। तो अगर भारत उन देशों को उस हद तक मदद करे, जहाँ तक उन देशों को मदद मिले और उसके इन रिटर्न यू डोंट डायरेक्टली आस्क फॉर एनीथिंग, क्योंकि क्या, और एक दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपने नेपाल का जिक्र किया, पिछले 50 साल से हमने नेपाल को बहुत कुछ किया है, बट हम उसके बारे में बात नहीं करते। हम ये नहीं बताते हैं कि हमने उनको इस हद तक बेनिफिट किया है। देखिए, आज की डेट में नेपाल की जो हाइड्रो पावर है, हम वहाँ से खरीद रहे हैं। हम उनके 2 या 3 हाइड्रो पावर वो डैम्स वगैरह हम बना रहे हैं। कंडीशन ये है कि हम उनको भी मुनाफा देंगे और हम उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी हम खरीदेंगे। फ्यूचर में प्लान हमारा ये है कि भूटान और नेपाल से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी खरीद के उसको हम बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ को दें, जैसे बांग्लादेश को। अब उसमें दिक्कत ये आ रही है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स सामने आ जाती है, बांग्लादेश की सरकार फिर उस पर रोक लगा देती है। तो हमारा जो सोच है दूसरों को बेनिफिट करने के लिए, पर उसके बारे में हमें बात भी करना चाहिए। चाइना जो है ना, एक छोटी सी सड़क बना के बोल देगी हाँ मैंने ये कर दिया है, हमने सड़क बना दी है। रोड नेटवर्क इन नेपाल, उनकी जो टूरिज्म साइट्स हमने कई जगहों पे और श्रीलंका में, बांग्लादेश में बहुत मदद किया है, पर हम उसके बारे में इतना बात नहीं करते। तो हमें एक ऐसा मतलब पॉलिसी बनानी पड़ेगी हमारे रीजन के लिए, जिसमें आर्थिक मदद हो
और वो आर्थिक मदद ऐसी हो जिसके बारे में हम बोल सके दुनिया को कि हमने, और दूसरा उस मुल्क को पता होना चाहिए कि आपने हमने मदद की है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बेनिफिट्स तो होने ही चाहिए। वो बेनिफिट्स इसलिए बनने चाहिए क्योंकि आपको लेवरेज चाहिए उस देश में। विदाउट दोस लेवरेजेस आपकी जो कैपेसिटी है टू इन्फ्लुएंस उस देश में पॉलिसीज बड़ी मुश्किल हो जाती है, नहीं हो पाए। तो वो चीन इसलिए कर पा रहा है कि इसके पास एक रिसोर्सेज है। दूसरा, और ये सारे मुल्क देख चुके हैं, वो उन देशों के सिस्टम्स को, गवर्नमेंट्स को पेनिट्रेट कर लेता है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। फ्रांस की एक मिलिट्री संस्था है जिसने एक 600 पेज की रिपोर्ट निकाली है ऑन चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस इन यूरोप। अब इसके तहत चीन जो है वो यूरोप के हर देश में, उसके हर क्षेत्र में मौजूद है। अब आप पूछेंगे कैसे? चीन एक ऐसा देश है जिसने हंगरी में लैंड खरीदा है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे राइस उगाना चाहता है अपने देश के लिए। चीन एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान में बीआरआई के थ्रू, सीपेक के थ्रू कोल एनर्जी प्लांट्स बनाता है। पाकिस्तानियों को उससे कोई बेनिफिट नहीं है, सारे प्रॉफिट्स वापस चीन को जाते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है वेयर बाय एक देश में दूसरे देश में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मुनाफा आपको रिटर्न मिलना चाहिए। वो कैसे आप करें, ये हमारी नीति में एक उसका एक भाग होना चाहिए। हमने अभी तक इसका सोचा नहीं है शायद, और सोचा भी है तो हमारी क्या है कि हमारी सोच छोटी चीज़ों पे निर्भर है। हमें अभी एक लार्जर विजन की ज़रूरत है जिसमें कि हम सोचें कि हमारा जो नेबरहुड है हमारे एटलीस्ट इन्फ्लुएंस के अंडर रहे। अगर हमारे हाथ के बाहर निकल गया तो वो हमारे लिए एक चैलेंज बन जाए। बांग्लादेश इसका अहम प्रमाण है। इनफैक्ट हमारा सोचना है कि सर वाई सिर्फ नेबर्स, वाई नॉट इवन फर्दर बियॉन्ड? इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि अगर आप पर सबसे अहम चीज़ ये है, जैसे उन्होंने कहा कि नेबर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। अगर आपने, एक और उदाहरण दे देता हूँ आपको। बांग्लादेश जैसा देश अगर आपको चैलेंज कर सकता है या एटलीस्ट ओपनली कह सकता है कि मैं आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर कट ऑफ कर दूंगा, इसका मकसद मतलब ये है हुआ कि किसी और तीसरे देश का इन्फ्लुएंस उस देश पे हावी है। अगर आपकी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा है कि वो उतना भी नहीं बोल सकता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि, तो अगर हम अपने नेबरहुड पे पहले फोकस करें उसके बाद आगे बढ़ें, तो जैसे हम कहते हैं कि हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड में सेंट्रल एशिया है फॉर एग्जांपल, तो हमें प्राइमा फेसी सेंट्रल एशिया पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हम इनफैक्ट एक रोड भी बना रहे हैं सर सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता हुआ, रशिया सेंट्रल एशिया थ्रू ईरान। बिल्कुल बिल्कुल, तो बना रहे। तो ये सब चीज़ें तभी मुमकिन होगी जब आपकी ये उसका मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। चाबहार पोर्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट है, भारत का इन्वेस्टमेंट है, और उस पोर्ट में 2 टर्मिनल हम चलाते हैं। अब ऐसा है कि पोर्ट आपने ले लिया, पोर्ट में ट्रैफिक भारत से या किसी और देश में कहाँ जाता है या कितने अर्जे के बाद जाता है, ये हमें देखने की ज़रूरत है। उस एरिया में और कई पोर्ट्स हैं, जैसे पाकिस्तान खुद ग्वादर पोर्ट को प्रमोट कर रहा है, या ओमान में डुकुम पोर्ट है। पर दिक्कत ये है कि आप जब तक उस देश के साथ ये समझौता नहीं कर लेते, ईरान के साथ इस केस में, कि देखिए पोर्ट का देखभाल हम पूरा कर लेंगे, आप हमें सिर्फ उसकी एक गारंटी दे दीजिए कि हमारे खिलाफ या हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं कुछ होगा, हम पूरा आपको इन्वेस्टमेंट दे देंगे। एक दूसरी बात यह है कि अगर आप पोर्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कनेक्शन टू द हिंटरलैंड सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ईरानियंस कई सालों से हमसे बोल रहे हैं कि भाई आप हमें रेल लिंक बना दीजिए। ये जो मैंने रोड का जिक्र किया दिलाराम से जरांज, उसका मकसद ये था कि चाबहार से सड़क या रेल बनेगी और गुड्स जाएंगी अफगानिस्तान के अंदर,
उस टाइम जब अमेरिका अफगानिस्तान पे हावी था। मकसद ये था कि हम यहाँ से गुड्स भेजेंगे, अभी भी भेज रहे हैं, पर उतना आसान नहीं है। तो अगर आप दूसरे मुल्कों में इन्फ्लुएंस बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको वो कैपेसिटी टू प्रोजेक्ट पावर होनी चाहिए। उसका मैं आपको एक, बिफोर यू गो ऑन, एक एग्जांपल और दे देता हूँ। इंडिया मिडल ईस्टर्न यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत ने G20 समिट में 2 साल पहले अनाउंस किया था। ठीक है, इसका मकसद दो तरफा है। एक कि आप भारत को यूरोप से कनेक्ट करेंगे वाया मिडल ईस्ट, बड़ा अच्छा प्लान है। दो, आप चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर पाए। आज की डेट में क्या स्थिति है? जियो पॉलिटिक्स इन द मिडल ईस्ट, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध है। तो अब आपको वो जो एक कॉरिडोर था कि जहाँ से आप गुड्स यूरोप को ले जा सकते हैं, उसमें तो रोक आ गई है। तो अब आपको अल्टरनेटिव्स के लिए ढूंढना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेटिव्स तभी आप ढूंढ सकेंगे जब आपके पास दूसरे देशों के पास संबंध अच्छे हों, आप उनसे ये बात कर सकते हैं कि हाँ, आप अपने पोर्ट्स खोलिए। तो यही जो 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 तो आपका अगर नेबरहुड सिक्योर है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही, मोटे तौर पे यही था। सर यूएस का जो द लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट यूएस सपोर्ट इन ये जो हुआ है बांग्लादेश में जो कू हुआ है, व्हाट आर योर थॉट्स? आपके क्या थॉट्स हैं? यूएस एक ऐसा देश है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी देश में पहुंच सकता है, इंटरफियर कर सकता है, और उसका उदाहरण आप इराक में देख सकते हैं, अफगानिस्तान में देख सकते हैं, कहीं भी। आज की डेट में उसकी साउथ एशिया में इंटरेस्ट है, बांग्लादेश में, म्यांमार में। म्यांमार में उसने सैंक्शंस डाल रखे हैं क्योंकि उसके हिसाब से डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए वो उसको टारगेट कर रहा है। बांग्लादेश में वो कई सालों से एक फुटप्रिंट चाह रहा है। उसके दो कारण हैं, एक तो चाइना के खिलाफ वो एक प्रेजेंस रखना चाहता है, और दूसरा इंडिया को चेक में रखना चाहता है। अभी हाल ही में इंडिया को कैसा मतलब मैं उसका एक आपको हाँ, उदाहरण देता हूँ। देखिए, हमारी जो नीति है फिलहाल, बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इलेक्शंस हो और बहाल हो, डेमोक्रेसी बहाल हो, हमारी ब्रॉडली जो विदेशी नीति है उस पे टिकी हुई है, उस पर नज़र रख रही है। जो अमेरिका है वो थोड़ा और आगे सोच रही है। उनका ये मानना है कि अगर हम बांग्लादेश को एक बेस बना लें, वहाँ से हम म्यांमार में भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो हाल ही में खबरें मिली हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, ओपन सोर्स मीडिया में आई हैं कि यूएस आर्मी और यूएस मरीन्स जो भी हैं, उनकी फ़ौज जो है बांग्लादेश में बॉर्डर के पास एक मिलिट्री आउटपोस्ट बनाएगी, जहाँ से वो म्यांमार में अरकन आर्मी को सपोर्ट करेगी। अरकन आर्मी वहाँ पे म्यांमार में म्यांमार की जुंटा या फ़ौज के साथ लड़ाई कर रही है। तो वो चाह रहे हैं कि म्यांमार में बेसिकली उसको ओवरथ्रो करे जो मिलिट्री जुंटा है। पर उसका नतीजा ये है कि एक तो आप बांग्लादेश में अगर यूएस आर्मी आ गई तो एक तरीके से हमारे लिए ठीक है, क्योंकि वो चीन को फोरस्टॉल कर देगी। लेकिन यूएस प्रेजेंस वहाँ होना बांग्लादेश में, वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि उससे फिर वो जो भी सरकार आएगी बांग्लादेश में, वो यूएस के हाथ में आ जाएगी, जैसे पाकिस्तान में है। अभी तो इनफैक्ट है ही ऑलरेडी उन्होंने तो बना रखा है चीफ एडवाइजर जो है वो, हाँ। हमें लोगों को पता है, मालूम भी है कि वो यूएस बैक्ड है। तो ये जो आपने सवाल पूछा था पहले कि यूएस का कितना रोल है कू में, देखिए, यूएस का रोल हर जगह ओपनली तो आता नहीं है, पर ज़रूर हमें पता है, या हर जगह कहीं ना कहीं उसका हाथ है। क्योंकि वेरी क्लियरली द अमेरिकन्स डिड नॉट लाइक शेख हसीना, क्योंकि वो उनके खिलाफ खड़ी हुई थी। तो ये तो जाहिर है कि यूएस को एज एन इंडिविजुअल, एज अ पॉलिटिशियन, शेख हसीना पसंद नहीं थी। तो नेचुरली उनको, अगर शेख हसीना निकल गई तो वो उनके लिए अच्छा ही है। वो हमारे लिए एक नेगेटिव है, हमारे देश के लिए एक प्रॉब्लम है। बट यूएस प्रेजेंस आज की डेट में बांग्लादेश में है और रहेगा। सो यूएस बांग्लादेश के थ्रू
म्यांमार पे अपना प्रेजेंस बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है। मुझे सर एक्चुअली थोड़ा सा ये आई पर्सनली गॉट वेरी मूव्ड जब ये बांग्लादेश वाला कू हुआ था, क्योंकि ऐसे तो कोई भी कंट्री को ना सर 3-4 महीने के अंदर उसका गवर्नमेंट चेंज करा करके, दिस आई एम श्योर यूएस हैज बीन डूइंग इट काफ़ी पहले से 1950 से लेकर के। एंड आई थिंक सर यूएस हैज डन टिल नाउ जो ओपन Yeah. वेब पे है कि बहुत, लगभग हाँ। 50+ कंट्रीज में बिल्कुल। वो कर चुका है। अब वो पिछले 2 महीने से तैयारी चल रही थी या 1 साल से चल रही थी, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। बिल्कुल। तो उनके लिए ऐसी चीजें करना कोई बड़ी चीज नहीं है। सर सॉरी, मैं जो सोच रहा था, मैं हाँ जी, बताइए प्लीज। इंडिया के ऐसे क्या फॉल्ट लाइन्स हैं जिसको यूनाइटेड स्टेट्स कल अगर उसको लगे कि यार ये गवर्नमेंट को बदली करना है, इंडिया के कौन से फॉल्ट लाइन्स हैं जिसको एक्सप्लॉइट कर सकता है? आई थिंक रिलीजन इज वन मेजर थिंग। एब्सोल्युटली, रिलीजन एक बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन है इनफैक्ट पॉलिटिक्स ही हमारा इतना कंफ्यूजिंग सा है। हाँ हाँ हाँ, हमारे देश में कई फॉल्ट लाइन्स हैं जो अ, कई डिकेड्स से मतलब चलता आ रहा है, पलता आ रहा है। तो उसको जो है वो कोई भी देश अगर चाहे तो एक्सप्लॉइट कर सकता है। अभी उसका एक अच्छा उदाहरण है पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत दिन से, और कश्मीर में आप देख चुके होंगे कि पहले तो उन्होंने 90s में हिंदू मुस्लिम का उसका एक रुख दिया, और जिसकी वजह से एक्सोडस हुआ 90s में। आज की डेट में वो आतंकवादी को ऐसे प्रमोट कर रहा है कि वो उनकी कोई रिलीजन नहीं है। तो जो उसका लेटेस्ट उदाहरण है वो रेसिस्टेंट फ्रंट है, लश्कर तैयबा का एक उदाहरण। उसको एक नॉन सेक्टेरियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पैदा करके वो कहना चाहता है कि ये एक डोमेस्टिक होम ग्रोन ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ इस बात को प्रोटेस्ट कर रहा है कि आप कश्मीर में बाहर के लोगों को सेटल कर। तो ऐसे कई छोटे छोटे फॉल्ट लाइन्स हैं भारत में जिसका प्रयोग, जिसका उस वीकनेस को यूज कर सकते हैं आउटसाइड फोर्सेस। अमेरिका को छोड़ के कई लोग कर चुके हैं इन द पास्ट। तो ऐसा कोई यही जो अंतरिक्ष सुरक्षा के क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि सीधी सी बात है, फॉर एग्जांपल जो रिच और पुअर का जो डिवाइड है, वेरी इजी टू एक्सप्लॉइट। ईरान का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हाल ही में जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया, बाहरी प्रेजेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल था कि पुराने शाह ईरान के ग्रैंडसन शाह पल्लवी ने पब्लिक स्टेटमेंट्स दी कि अब वक्त आ गया है कि इस सरकार को हटा दिया जाए। लेकिन इसी साइकी की बात है ये कि जब उन्होंने अटैक किया, आमतौर पे ईरान की जो मुल्क है वो अगर प्रोटेस्ट करे तो उनकी सरकार काफ़ी हिल जाती है। अब ये दूसरी बात है, उनके पास क्षमता है, सैनिक क्षमता है, इसलिए लोगों को दबा देते हैं, रिपब्लिकन गार्ड्स को यूज़ करके वो उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अब आपने क्योंकि उन पे अटैक किया, युद्ध किया, तो अब उनकी नेशन जो है यूनाइट हो चुकी है। तो बाहर से एक कुछ ऐसा कदम उठाना जैसे उन्होंने 53 में किया जब उन्होंने शाह ईरान मतलब को हटाया था। सॉरी, आई थिंक वो इराक में था, 79 में किया। और अली खमेनी आया था वहाँ पे। तो उस टाइम यही था कि लोगों के दिमाग में जो सेंटिमेंट्स थी वो अलग थे। तो यही चीज़ इंडिया में, क्योंकि हम बाय एंड लार्ज काफ़ी यूनाइटेड हैं, तो हमें ये फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करना उतना आसान नहीं है, पर मौजूद हैं, ये फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं। और उसको कभी भी, तो हमें ये कभी भी मान के नहीं चलना चाहिए कि हम कॉन्फिडेंट रहें कि हमें कोई अपर हैंड नहीं ले सकता है। एंड जो इंटरनल एजेंसीज हैं सर, उनको हमेशा अलर्ट पर रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर कोई भी सर ट्राई करेगा तो वो सिम्टम्स एंड इंडिकेशंस आने पहले से शुरू हो जाएंगे। वो तो है क्योंकि जब तक किसी आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा एक ये चीज़ है कि जब तक आप लोगों के पल्स को समझ नहीं सकेंगे कि उसकी समस्या क्या है, क्यों वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्यों वो सड़क पे क्यों आ रहा है, या किया जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, अच्छा, या कौन उसके पीछे है। यस। तो जब तक वो आप उस पर नज़र नहीं रखेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि उसमें आपके सामने चैलेंजेस क्या आएंगे। ये एक बहुत बड़ी
चीज़ है और उसी में कई बार हम चूक जाते हैं। जी, आपने बांग्लादेश का ज़िक्र किया तो मैं सिर्फ उसमें एक बात कहूँ कि ऐसा नहीं था कि शेख हसीना की पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी जब पिछले इलेक्शंस हुई थी। काफ़ी टाइम से लोगों को पता था, इसके बावजूद कि बांग्लादेश की आर्थिक हालत काफ़ी अच्छी थी, आईएमएफ से लोन मिल गया था, पर डोमेस्टिकली जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसकी अपनी पार्टी की आवामी लीग की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो भी इरोड हो रही थी। लोकल इलेक्शंस में बीएनपी ज़्यादा जीत रही थी ब्रॉडली। तो ऐसा नहीं था कि साइंस नहीं थे कि उनके खिलाफ कुछ ना कुछ रवैया बदल रहा है। जनवरी में जब इलेक्शन हुए 1 साल पहले 2 साल पहले सॉरी, और वो जीत गई, ये याद रखिए बीएनपी ने बॉयकॉट कर दिया था, तो उनके खिलाफ कोई अपोजिशन नहीं थी। तो दुनिया का रुख क्या था कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाया। यूएस का सबसे बड़ा जो एक पॉइंट था कि आपने इलेक्शन नहीं करवाया। उस बात को लेके ऐसी मतलब कई चीज़ें होती है एक देश में जिस पे हमें ध्यान देना पड़ता है। तो हमारी सुरक्षा के लिए अंदरूनी हो चाहे बाहर हो, यही हमारी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, इन्हीं चीज़ों पे टिकनी चाहिए। एंड सर क्या हमारी इंटरनल एजेंसीज और एक्सटर्नल एजेंसीज, बिकॉज दोनों में दैट जॉइंटमैनशिप या मिलाप होना बहुत ज़रूरी है, और बड़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इन सब में। जी जी क्या वो आज एक प्लेटफॉर्म पे हैं या वो कोऑर्डिनेशन है? देखिए, काफ़ी हद तक हमारे यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन में इम्प्रूवमेंट है। और ये आज की डेट में कई चीज़ों में वैसे तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब बाहर कुछ निकलता है तो हमें पता लगता है कि लेकिन बिकॉज सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब कारगिल हुआ सर, एंड जब मुंबई वाला अपना इंसिडेंट हुआ सर, तो उसके बाद यही आया कि इंटरनल एजेंसीज या एजेंसीज का फेलियर था, इंट एजेंसीज का भी फेलियर था कि आपस में मिलाप नहीं था, मतलब जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मैं इस बात को 2 तरीके से आपको जवाब देता हूँ। जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो एक बड़ा ही मतलब उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, और आपको 2-3 उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। 1965 युद्ध में उससे पहले ये एलिगेशन था आईबी के खिलाफ या युद्ध के बाद कि आपने हमें ये नहीं बताया कि पाकिस्तान ने इचोगिल कैनाल के सामने अपनी आर्मर मूव की है। उनको पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं। यही बात हुई कारगिल के पहले कि आपने, और यही बात कुछ हद तक आती है और रिसेंट हादसे में पहलगांव में कि भाई ये जो लोग मारे गए बरिस्तान वैली में, क्या उसके हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था या इंटेलिजेंस था? नहीं था। तो वो एक बात होगी इंटेलिजेंस फेलियर या इंटेलिजेंस का ना होना, इंफॉर्मेशन ना। जहाँ तक कोऑर्डिनेशन की बात है, हमारे पास आज की डेट में काफ़ी संस्थाएं हैं जहाँ पे लोग बैठ के एटलीस्ट बातचीत करते हैं। हाँ, ये है कि किस हद तक वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और उस पर एक्शन होता है। उसका मैं उदाहरण बताता हूँ कि जैसे आप दोनों फौज में रह चुके हैं और कश्मीर में या हर जगह आईबी की मल्टी एक्शन एजेंसी सेंटर्स होती हैं, जिसमें सारे लोग बैठ के ये बात करते हैं कि आज के डेट में क्या है, कितने आतंकवादी आए हैं, सब। अब उसमें कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो उससे क्या होता है कि एटलीस्ट ऑन अ डेली बेसिस या वीकली बेसिस जो भी हो, लोगों को पता है कि दूसरे एजेंसी को क्या मालूम है, मुझे क्या मालूम। तो कोऑर्डिनेशन ज़रूर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, जो इंटेलिजेंस एक्चुअली आती है, जो कि टाइमली होना चाहिए और जिसका असर पड़ेगा नेशनल लेवल पे, जैसे मुंबई का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो चूक तो हुई है। सो देयर इज एन इंटेलिजेंस फेलियर। तो मैं इसलिए इसका मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, ताकि हम ये, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब हर देश में हुआ है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग टेररिज्म।
मतलब अगेंस्ट एन एक्सटर्नल एनिमी तो इंटेलिजेंस मिल ही जाती है। आपको पता लगेगा कि सिर्फ ये है कि अगेंस्ट एन एक्सटर्नल एनिमी आज की डेट में इंटेलिजेंस, हर टाइप का इंटेलिजेंस आपको मिल जाएगा, सिर्फ उसके इंटेंशंस को समझना बड़ा मुश्किल है। आप ये कह सकते हैं कि उसने फलाना ट्रूप्स मूव किए हैं, चीन में इतने ट्रूप्स, वो सब आपको पता होगा, पर आगे क्या करेगा उसके साथ, वहीं पे ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म कोऑर्डिनेशन का रोल आता है। वो सर अगर हम काउंटर टेरर उसकी बात करें तो यूएस ने 9/11 के बाद अपनी बहुत सारी पॉलिसी चेंज करी, डिफरेंट एक्ट्स लेकर आए, लॉज भी लेकर आए, एंड बहुत सारा उन्होंने कुछ किया, एंड शायद उसके बाद से अभी तक कोई टेररिज्म अटैक नहीं हुआ है, टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। बिल्कुल। तो शायद कुछ लेसन्स हैं जो सभी कंट्री ले सकती हैं, बिकॉज इजराइल बात ज़रूर करता है बट इंसिडेंट्स वहाँ पे भी हुए। हर, देखिए, दुनिया के हर क्षेत्र में टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। सर इसराइल, जैसे आपने कहा, इसराइल में भी होता है। क्या आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं? अब इसमें क्या है कि इसराइल का स्ट्रेटेजी है कि मैं आतंकवाद को वहीं जाके मारूंगा इससे पहले कि वो मेरे पे वार करे। What they call preemptive intelligence is used to target the enemy. अब उसका नतीजा आप गाजा में देख रहे हैं कि युद्ध हो चुकी है, काफी लोग मारे गए हैं, innocent lives are also being lost. यूएस का क्या है कि आपने अपने ही सिस्टम को सुधारने के लिए कई ऐसी संस्थाएं बनाई, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जो उनका इंडिया पेट्रियोट लॉ या एक्ट, पेट्रियोटिक एक्ट बनाए जी सर, आपने, yes. कई चीजें की है। इंडिया का भी मैं उदाहरण देख सकता हूं आपको कि आपने 26/11 के बाद आपने एक संस्था बनाई, नेट ग्रिड। वो एक ऐसी संस्था है जिसमें थियोरेटिकली देश के में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह, चाहे वो ट्रैवल रिकॉर्ड हो, बैंक रिकॉर्ड हो, जो भी चीज़ें जो एसेंशियल है, यही 9/11 के बाद यूएस ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी बनाई, जिसमें ये सब, ताकि इन फ्यूचर आप एक टेररिस्ट अटैक को रोक सकें। तो दो चीज़ें हैं, एक तो इंफॉर्मेशन का होना, दूसरा लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये आपको ऐसी संस्था चाहिए जहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो और आप बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को प्रोसेस करें और बताएं कि हाँ, ये हमें सस्पिशियस लग रही है, ये बंदा जो है इसकी ट्रैवल कुछ अजीब है, इसको हम मॉनिटर करें। तभी एजेंसियां जो है या लोकल पुलिस इसको मॉनिटर कर सकती हैं कि हाँ, कितना हम इस पे हम एक्ट कर सकें। तो ये सब, जब तक ये चीज़ें अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं होंगी या फुल स्ट्रीम पे नहीं जाएंगी, तो आप उस लेवल की एफिशिएंसी नहीं ला सकते हैं अपने सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में, जिससे कि आप टेररिस्ट अटैक्स को एटलीस्ट 50%, 60%, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% प्रिवेंट कर सकें, बट एटलीस्ट 50-60% आप प्रिवेंट कर सकें। सर अब बात करते हैं एसएफएफ की सर, जी। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसके बारे में मतलब थोड़ा सा क्लासिफाइड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं हम, बट आपने एक आर्टिकल लिखी है सर जो ओआरएफ में भी पब्लिश हुई है, जी। तो आप जितना बता सकते हैं इसके बारे में, लेट्स तो हियर सर। मैं बताता हूँ कि आर्टिकल पहले तो क्यों मैंने लिखी और क्या उसका मकसद था। देखिए, भारत में कई हमारे पास ऐसे एजेंसीज हैं, फोर्सेस हैं, जो कि हमारी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के बहुत मदद कर सकते हैं एज एन एक्सटेंशन ऑफ आवर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। उनमें से एक है ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो बनी थी 62 वॉर के बाद। एसेंशियली जो है टिबेटियन फोर्स था वो, और सम ओरिजिनल मकसद ये था कि हम एनिमी लाइंस, अगर चीन ने हम पे हमला किया तो हम कैसे चीन के फोर्सेस को हैरेस कर सकते हैं और बिहाइंड एनिमी लाइंस कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो उनमें से एक ऐसा फोर्स है। तो आज की डेट में हमारे पास काफ़ी कैपेसिटी है भारतीय फौज में, इंडियन आर्मी में, ऐसे फोर्सेस हैं जो इस स्ट्रेटेजिक मिशन के लिए और या ऐसे स्ट्रेटेजिक रोल्स के लिए एम्प्लॉय किए जा सकते हैं। इशू ये रहता है कि आप नेशनल लेवल पे, और ये बात आती है क्योंकि आप हर टाइम पे इनको किसी एक ऐसे रोल में डालते हैं
जैसे कि अगर आप देखें और आपको भली भांति मालूम है कि स्पेशल फोर्सेस, आर्मी में जो स्पेशल फोर्सेस हैं, पैरा एसएफ हैं, उनको आप ज़्यादातर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, ज़्यादातर वहाँ पे। लेकिन जो और ये ऑपरेशंस ऐसी होती हैं क्योंकि ज़्यादातर ओवर्ट होती हैं, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में होती हैं और आजकल तो टीवी, सोशल मीडिया हर जगह मौजूद है। कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कोवर्ट हैं या खुफिया हैं, जिनके बारे में देश ज़्यादा बात नहीं करता है। और उनमें एक ऐसी संस्था है जो, जिसे पुराने ज़माने में एस्टैब्लिशमेंट 22 बोलते थे। ये एक ऐसी संस्था है जो, जिसका एक पर्टिकुलर मिशन, पर्टिकुलर मकसद जिसके तौर पे, जिसके लिए बनाया गया था। ऐसी संस्थाएं हमारे देश के स्वॉर्ड आर्म है। उनके लिए, हमारे लिए एक ऐसी स्ट्राइकिंग फोर्स है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं कन्वेंशनल वॉर में भी, युद्ध में भी, और वैसे भी इन नॉन कन्वेंशनल। और उसके कई हम उदाहरण देख चुके हैं, जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं, जिसका हम जिक्र कर सकते हैं। जैसे हमने गलवान के बाद कैलाश रेंज ऑपरेशन में विकास बटालियन का प्रयोग किया, जिसमें एक शायद जेसीओ या एनसीओ शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से एक्चुअली फ्रंटियर फोर्स का नाम दोबारा पब्लिक डोमेन में आया कि अच्छा, ऐसी हमारे देश में एक संस्था है, ये फोर्स है जो हम चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा, मतलब हमारे पास एक मौका है ऐसी संस्थाओं की इतिहास को जानने के लिए। क्योंकि देखिए, फौज में तो आप सब जानते ही हैं, सीखते हैं, लेकिन बाकी देशवासियों को भी पता होना चाहिए कि हमारे पास इतने लोग हैं जो इतने सज्जत के साथ सक्षम हैं और लड़ाई करते हैं देश के लिए। तो वो हिस्ट्री भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एक एक चीज़ और बताना चाहूँगा एसएफएफ के बारे में, जो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन से बहुत अच्छा तालमेल या जुड़ा हुआ है। जब ये फोर्स फॉर्म हुआ, उससे पहले अमेरिका ऑलरेडी अपनी फोर्सेस जो है वो तिब्बत में ऑपरेट कर रही थी। और सबसे पेक्यूलियर बात यह है, वो पाकिस्तान के थ्रू कर रही थी। सीआईए का जो ऑपरेशन था, एक तिब्बत में जगह है मस्तांग करके, जहाँ पे ये सीआईए का ऑपरेशन चल रहा था। तो मैंने अपने आर्टिकल में लिखा भी है कि जब ये ऑपरेशन भारत की तरफ उन्होंने कहा कि आप इसमें शामिल हो जाइए, तो ये हमें भी एक मौका मिला कि जानने के लिए कि ये कैसे ऑपरेशंस हुए। और जब 62 वॉर के बाद हमें भी एक थोड़ा सा धक्का लगा फौजी तौर पे, तो हमें भी लगा कि ये ऐसी हमें एक कैपेबिलिटी चाहिए जिससे कि हम एक दूसरे मुल्क को छोटे फोर्सेस के साथ हम उनको एटलीस्ट टारगेट कर सकें। और ऐसा नहीं है कि हमारे और उसका सबसे मेरे ख्याल से एग्जाम्पल था कि जब 65 वॉर युद्ध हुआ, तो कर्नल मेघ सिंह ने कहा कि हम ऐसे दस्ते को यूज़ करके, फोर्सेस को यूज़ करके दुश्मन को काफ़ी हद तक हरा सकते हैं या उसको हैरेस कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें कि सीआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो और टिबेटियंस जो थे, वो सब एकजुट होके उन्होंने इस फोर्स का गठन किया। सबसे उसमें सीआईए जो अहम भूमिका थी, वो क्योंकि सीआईए ऑलरेडी इंडिया में ऑपरेट कर रही थी बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद थे वो, क्योंकि वो पाकिस्तान से U2 के ओवरफ्लाइट्स चलते थे टू टारगेट रशिया। उसके बाद में ये ओवरफ्लाइट्स यहाँ से शुरू हुए चारबाटिया से, उड़ीसा में, जहाँ पे हमारा एक एयरबेस था, अमेरिकन एयरबेस था, तो ओवरफ्लाइट्स होती थी। तो उसके बाद हमने एक जॉइंट एग्रीमेंट किया यूएस के साथ कि हम एक ऐसा फोर्स रेस करेंगे। उस टाइम दलाई लामा के भाई थे ग्यालतुंडुप, उन्होंने ही इस फोर्स का मतलब गठन करने में, पहले 5000 जो लोग थे उन्होंने ही सबको एकजुट करके शामिल किया। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब क्या होता है कि हमारे देश में या तो आप किसी मुल्क को कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा, पर जब तक आप इस चीज़ को डिटेल में नहीं जानेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि किस हद तक हम एक देश के साथ
कोऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आप आज जिस तरीके से ट्रंप मतलब व्यवहार कर रहा है भारत के साथ, मोस्ट लोग कहेंगे कि अब हमें यूएस की जरूरत नहीं। पर अगर इस टाइप की अगर आप कोऑपरेशन को देखेंगे इन द पास्ट, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारे लिए चाहिए, ये हम ऐसी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत है जिससे कि हम अपने दुश्मन को चोट पहुंचा सकते हैं या हम अपनी एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिस्टोरिकल जो एक ऐतिहासिक जो चीज़ है जो आपने रेस किया फ्रंटियर फोर्स के बारे में, ये हमें जानना बहुत जरूरी एंड सर कमिंग टू स्पेशल फोर्सेस, है। जी, आज के समय में जितना भी ग्लोबल सिनेरियो है सर, आपको क्या लगता है सर कि हमारा जो इंडियन स्पेशल फोर्सेस है उसको क्या चेंजेस की ज़रूरत है? किस तरह से एवोल्यूशन होना चाहिए या किस तरह से ग्लोबल रीच हम हासिल कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि ये मैंने अभी इसी का जिक्र किया था कि हमारे पास ऐसे कई फोर्सेस हैं जो बड़े स्पेशलाइज्ड हैं। ये जैसे कई किताबें लिखते हैं ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, जिसका मतलब बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, बहुत एलीट है, और उनको ट्रेन किया जाता है बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस के लिए। तो चाहे वो इंटेलिजेंस गैदरिंग हो, चाहे स्पेशलाइज्ड स्ट्राइक्स के लिए हो, चाहे कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए हो, आपके पास कई विकल्प हैं जिनको आप इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि राजनीतिक तौर पे या नेशनल लेवल पे आप ऐसे फोर्सेस को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब उसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि 2016 में आपने पैरा एसएफ को सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किया। आपने कहा कि मैं इस कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ दुनिया को कि ये हमारे पास ऐसी क्षमता है, और उन्होंने कर दिखाया। वही चीज़ आपने उससे कुछ दिन पहले या एक साल पहले म्यांमार में दिखाया, और मोर रिसेंटली आपने ड्रोन्स के तहत इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। लेकिन वही चीज़ जो स्पेशल फोर्सेस है, और दुनिया में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, कुछ सक्सेसफुल हैं, कुछ मतलब फेल भी हुए हैं कुछ, पर बाय एंड लार्ज आप देखोगे कि जो वेस्टर्न स्पेशल फोर्सेस हैं वो जिस रोल के लिए ट्रेन किए जाते हैं, इक्विप किए जाते हैं, वो उसी रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं। मरीन्स, डेल्टा फोर्स, सील्स, उनकी अपनी अपनी डोमेन नॉलेज और एक्सपर्टीज है जो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ मेरे हिसाब से, एंड शायद मैं गलत हूँ, वन कैन बी प्रूवन टू बी करेक्ट, एंड पर हमने क्या किया है कि हमने उनको वो दर्जा दे रखा है कि वाइल यू आर एलीट, आपके पास मिशन है और इक्विपमेंट है, लेकिन आप जो स्टैंडर्ड कन्वेंशनल ऑपरेशंस, उसमें भी आप उनको शामिल कर देते हो। अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें गलती है, क्योंकि आप जैसे कश्मीर में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में काफ़ी गंभीर रूप से इस्तेमाल करते हैं। समस्या ये है कि अगर आपने उनको इस्तेमाल किया इस रेगुलरिटी के साथ, तो फिर एक उनकी जो प्राइमरी रोल है वो कम हो जाती है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप जैसे कर्नल मेघ सिंह ने किया कि बिहाइंड एनिमी लाइंस आपने स्ट्राइक करना चाहा और आप उस मकसद में सक्सेसफुल हुए, तो इसका मतलब आपने एज अ फोर्स आपकी मिशन सक्सेसफुल रही। उसका बेस्ट एग्जांपल तो मेरे ख्याल से दूसरे विश्व युद्ध में अफ्रीका में ब्रिटिश ट्रूप्स, जो बाद में स्पेशल एयर सर्विस बना, नोन एज द लॉन्ग रेंज डेजर्ट ग्रुप, काफ़ी जगह अफ्रीका कोर को काफ़ी क्षति पहुंचाई, काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया। तो लोग ये मान के चल सकते हैं कि हाँ, काफ़ी कुछ हुआ, बट उस टाइप की जो रोल है, उस टाइप की जो एक आप काउंट कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर आप उस कन्वेंशनल मिलिट्री रोल में पैरा एसएफ को यूज़ करेंगे या पैरा ब्रिगेड को यूज़ करेंगे, उसके लिए एक नेशनल विल की ज़रूरत है और एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि ये जो कैपेबिलिटी है कितनी फाइनली रिफाइंड है। उसको अगर आप किसी और के लिए वेस्ट करेंगे, या मतलब ये एक गलत शब्द है, बट मेरा ये मानना है कि हम इस ऐसी
फ्रिटर अवे, जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको हम फ्रिटर अवे कर रहे हैं। सर मैं आई जस्ट थोड़ा सा, सर इफ़ यू डोंट माइंड, थोड़ा सा मेरा व्यू कंट्रारी है इसमें। ये इसीलिए है सर कि हैविंग बीन पार्ट ऑफ स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स, हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है सर, वी हैव टू बी इन एक्शन। हमें ऑपरेशन चाहिए सर, और अगर ऑपरेशंस नहीं मिलते हैं तो इट विल सो बी, क्योंकि वॉर तो हो नहीं रहा। हाँ, अगर हमने काउंटर इंसर्जेंसी में नहीं ऑपरेशंस किए होते, आज मेरे साथ वाले तो कमांड करके निकल चुके हैं सर, तो पूरा ये जो जनरेशन है, दे वोंट हैव सीन अ बुलेट बीइंग फायर्ड ऑन देम। और आप जितनी भी तैयारी कर लें सर, जब तक आपने ऑपरेशंस में गोलियां नहीं देखी हैं कि somebody is trying to shoot at you, आपको कोशिश कर रहा है मारने की, आप उस तरह के ऑपरेशन एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? सो आई एम गोइंग बैक टू, सर शायद यहाँ पे डिफरेंस वो भी है कि अगर हम जब ग्लोबल एसएफ की बात करते हैं, यूएस हो गया या यूके हो गया या बाकी यूरोपियन यूनियंस के हैं, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपोजर कि अफगानिस्तान, इराक, नेटो के साथ में बेसिस अलग अलग डिफरेंट बेसिस पे। हमारे यहाँ पर सर हमारा जितना भी ऑपरेशनल रोल है वो सब विद इन इंडिया या बॉर्डर्स पर है, तो उस तरह के एक्सपोजर नहीं है। अगर वैसा कुछ होता सर तो हो सकता है कि वो एसएफ टीम्स बाहर जाकर ऑपरेट कर रही होती एंड फिर उनका बेटर यूज हो पाता। तो ये जो बात कही आपने, मतलब मैं डिसएग्रीमेंट में नहीं हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एवरी सोल्जर हैज टू बी ट्रेन्ड इन बैटल। तो जब तक वो नहीं होगा, वो इस मकाम पे नहीं पहुंच सकता है कि मैं आदमी को सीधे मार सकता हूँ विदाउट हेजिटेटिंग, अनलेस ही हैज सीन द ऑपरेशन एंड फॉट। पर यह है कि क्या हम इस स्थिति में, दो चीज़ें हैं इसमें, और जो आप बात कह रहे हो वो भी सही है, कि जब तक हम अपने आप को देश के बॉर्डर्स के आगे नहीं सोचते हैं कि अगर ये इन फोर्सेस का प्राइमरी मिशन गोल आउट ऑफ इंडिया यूज़ करना है और आप इनको डिप्लॉय नहीं करते हैं, और ऐसे कई चीज़ें आप कर सकते हैं जो कि देन आप इसी स्थिति में रहोगे कि विद इन द बॉर्डर्स यू आर फोर्स टू यूज दीज फोर्सेस टू मेक देम बैटल हार्ड। ठीक है, वो आपने कर लिया। दूसरी बात यह है कि जो हमारे जो फोर्सेस हैं आज की डेट में, हमारे पास और भी तो कैपेसिटीज़ हैं जो कि आप ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ जिसको आप, यू वुड हैव अ लाइव एग्जांपल ऑफ दैट, क्योंकि आप एनएसजी में सर्व कर चुके हैं। अब रिसेंटली कुछ ऐसे ऑपरेशंस हुए, पठानकोट एक उदाहरण है जहाँ पे फौज मौजूद थी, पैरा एसएफ मौजूद थे, उसके बावजूद एनएसजी को बुलाया गया। तो अब ये सवाल ये उठता है कि क्या, और काफ़ी मतलब क्रिटिसिज्म हुआ, डिस्कशन, डिबेट हुआ कि क्या ये सही है या गलत है। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि एनएसजी जैसे आपने फोर्स को रेस किया है फॉर फेडरल काउंटर इंसर्जेंसी, क्या आप उसको ऐसी स्थिति में इस्तेमाल करें या नहीं करें। तो ये मेरा कहना है कि ये डिबेट चलता रहेगा, डिबेट चलता रहेगा कि काफी सारे आर्टिकल्स हैं सर दोनों तरफ आपको ये वो मतलब डिबेट चलता रहेगा कि इस बेसिस पे कि क्या, किस फोर्स को हम कहाँ कैसे इस्तेमाल करें। हमारे लिए इसलिए एक ज़रूरी है कि नीति बने जिसमें कि मान लीजिएगा कि कल को अगर और एक मैं बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ आपको। हमने पहले एसएफएफ की बात की थी, तो 2005 में अल फरहान ने 2005 या 6 में शायद 6 फॉरेनर्स को किडनैप किया था कश्मीर में, और सारे मारे गए। शायद एक ही नॉर्वेजियन या वो भाग के आ गया, बाकी सारे मारे गए। शायद मतलब अगर मान लीजिए आपने एज अ मतलब खुफिया कोवर्ट ऑपरेशन बिना कोई बोले एसएफएफ को भेज देते, शायद कुछ रिजल्ट्स निकल आती, पता नहीं मुझे। No, I'm saying why Yes. SFF? Why not any Why of the not? special forces? कोई भी आप पैरा एसएफ को भेज देते, हम किसी तो को हाँ, बताने की जरूरत नहीं। इसी मीडिया में क्या खबर आई उस टाइम, नहीं यूके एसएस आया है, अमेरिकन यूएस मरीन्स आई हैं। मेरे हिसाब से हमें बताने की जरूरत, डिप्लॉय करो, सी द रिजल्ट। हमारी प्रॉब्लम ये है कि अब सोशल मीडिया से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हो गया ना कि यू हैव नाउ स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग, पीपल स्टार्टेड मेकिंग फोटोग्राफ्स,
ही इज कैरिंग दैट वेपन, ही बिलोंग्स टू 9 पैरा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें कम करनी चाहिए। सो नैरेटिव शुड बी मोर मिशन हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है, रादर देन कि हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, ये फोर्स फलाना फोर्स यूज़ की जा रही है। नैरेटिव बिल्डिंग में वो फिर नेगेटिव हो जाती है, एंड इट्स ऑल्सो सेंड्स आउट अदर सिग्नल्स, बिकॉज आपका जो दुश्मन है वो देख रहा है कि आप फलाना जगह पे कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है। वो इसी डिबेट को देख रहा है कि क्यों आप एनएसजी को, वो भी तो सीख रहा है ना। सर मैं सॉरी मेरा सोच है सर कि अगर दिख गया तो वो स्पेशल फोर्सेस किस काम का है ऑपरेशन से पहले बिल्कुल दिखना ही नहीं चाहिए सर। दिखना ही नहीं चाहिए। मतलब वी Yes. टेक सो मच ऑफ एफर्ट कि हम कहीं अगर जाते हैं किसी को पता ना चले कि कौन है ये। बिल्कुल नहीं अब मैं दिखना नहीं चाहिए। बताऊंगा कि हम करते क्या हैं, बट जो भी करते हैं आप गए, आपके अगर आपके कमांडर ने आपको कहा है कि ये आपका मिशन है, ये आपका रोल है, दैट्स ऑल। ये आज की डेट में सबसे जो, तो ये बात आती है ना कि नैरेटिव बिल्डिंग में हम क्यों चुप जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। या तो आप मीडिया को बहुत ज़्यादा एक्सेस दे देते हो, या आप प्रॉपरली ब्रीफ नहीं करते हो। सी, और इंसर्जेंसी क्योंकि लाइव सिचुएशन, काउंटर टेररिज्म लाइव सिचुएशन है, तो हर वक्त साउंड बाइट तो नहीं मिल सकती है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो ये है कि आपको हर 2 मिनट एक लाइव, यू डोंट नीड टू। यहाँ पे हमें संयम रखने की ज़रूरत है कि जी ऑपरेशन ख़त्म होगा, हम आपको ब्रीफ करें। एंड यूजुअली होता है कि पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्मी जो भी ऑफिसर होता है वो काफ़ी है, उससे वो हमारा काम होना चाहिए। वी शुड नॉट बी गेटिंग इनटू दिस। सर अभी एक न्यूज़ में मैं पढ़ रहा था कि खालिस्तान एम्बेसी ओपन हो गई है कनाडा में, एंड पिछले कुछ सालों से बहुत सारी खबर आती रहती है जी कि वहाँ पर जो गुरुद्वारे हैं कि उनमें खालिस्तान लीडर्स के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, वहाँ पर जी। बड़ी सारी एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रही हैं, इंडियन फ्लैग्स जलाए जा रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं सर जो वहाँ सपोर्ट उनको इतना मिल रहा है, पहला। सेकेंडली सर, उसमें हमारा एज ए गवर्नमेंट या नेशन, मतलब इंडिया का क्या रोल होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा ना मिले, बिकॉज आज वहाँ है सर, कल को दूसरी जगह भी फैलेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल तो एंड हो सकता है सर कि वहाँ से फैलता हुआ फिर वो वापस पंजाब में आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। जो वो ट्राई भी कर रहे हैं। तो किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं, एंड क्या इस तरह की चीज़ों में कुछ कॉवर्ट ऑप्स भी हो सकते हैं? जहाँ तक कनाडा का सवाल है, हमारे पिछले 10 साल से कनाडा के साथ संबंध इसलिए लो पॉइंट पे हैं क्योंकि वो, उनकी सरकार ज़्यादातर ऐसे एलिमेंट्स को बढ़ावा देती है। अब उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि कई बार, जैसे पिछले सरकार में ट्रूडो की सरकार को पार्लियामेंट में समर्थन दिया गया खालिस्तानी पार्टी ने। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी करके एक पार्टी थी जिसके लीडर थे जगमीत सिंह, उन्होंने उनको सपोर्ट दिया था। दूसरी बात यह है कि बहुत पैसा है खालिस्तानी उसमें, और देयरफॉर फंड्स आती हैं पार्टीज को, तो नेचुरली वो। पर जो थ्रेट है, जो इश्यू है, वो ये है कि आप दूसरे देश में, और ये अमेरिका में, इंग्लैंड में, कई देशों में ये मौजूद है, और हम अपनी तरफ से बोलते रहते हैं मुल्कों को कि आप ऐसे एलिमेंट्स को बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि वो हमारे बायलैटरल रिलेशंस पे असर पड़ता है। अब तो कनाडा का जो एग्जांपल है सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि जब एक नॉन खालिस्तानी सिंपथाइजर एक्टिविस्ट निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर मारा गया, तो उनके प्रधानमंत्री ने उनके पार्लियामेंट में खड़े होके ये अक्यूज़ किया कि इंडिया का हाथ है इसमें। और उसके साथ साथ हमने हमारे डिप्लोमेटिक स्टाफ को कुछ दिन बाद एक्सपेल किया। वहाँ पे हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड, मतलब जो वहाँ चीफ थे, उनको एक्सपेल किया। तो काफ़ी मतलब टकरार और तनाव हो गया दोनों के बीच में। तो इसमें क्या है कि क्योंकि ये कनाडा में वही लोग हैं जो 80 के दशक में बहुत पैसा कमा के, पाकिस्तान से पैसा लेके, ड्रग्स मनी को एम्प्लॉय करके कनाडा जाके सेटल हो गए। तो ये बेसिकली वो जनरेशन है जो कि, और आज की डेट में एक नया एलिमेंट आया है जो कि क्रिमिनल एलिमेंट है। ये जितने भी गैंग्स हैं वो सारा अपना पैसा, ड्रग मनी सब लेके कनाडा, यूएसए,
में जाके ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, और वो ज़्यादातर किलिंग फॉर मतलब मनी और या ड्रग्स फॉर मनी इसी में उलझे हुए हैं। तो हमारी जो समस्या है एक नहीं बट मिनी फोल्ड है। एक तो यह है कि डिप्लोमेटिक आप मेंटेन करो, उनको कन्विंस करो कि ये एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं। अब लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए, वो मुल्क या कोई भी देश वो अपने कानून जैसा है, अमेरिका में फ्री सिटीजन बैठा हुआ है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। वो ओपनली वीडियो में थ्रेट दे रहा है कि हम प्लेन को बॉम्ब कर देंगे, ये कर देंगे। इसके लिए जो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको, क्योंकि बाकी और लोग मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, उसका जैसे आपने कहा डायरेक्टली रिस्क है कि वही चीज़ वापस अब पंजाब में आ जाएगी। और कई लोग, कई पत्रकारों ने लिख के कहा है कि उसके साइंस मौजूद हैं पंजाब। जो चीज़ आप कह रहे हो कि गुरुद्वारा में फोटोज़ लगे हैं, नॉन सिख एक्सट्रीमिस्ट के फोटोज़ लगे, सब है, मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि एज अ नेशन सिक्योरिटी क्या कर सकती है। तो उसमें ज़रूर कोवर्ट ऑपरेशंस का बहुत बड़ा रोल है। और वो किस तरीके से, देखिए ऐसा है कि अगेन कुछ हद तक इनमें इशू ये होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप एक कंट्री के वहाँ पे दूसरे देश में फॉरेन सिटीजन है लेकिन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उसके गुट को तोड़ना चाहते हैं, या एक संस्था को तोड़ना चाहते हैं, या सिर्फ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को टारगेट करना चाहते हैं। तो ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है जिसमें कि आप कुछ हद तक दोनों भी कर सकते हैं या एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे लीजिए, पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में क्या हो रहा है कि कई आतंकवाद मारे जा रहे हैं, नोन। अच्छा, जो पैटर्न है उसका वो भी बहुत क्लियर है कि वो मोटरसाइकिल धारी हैं, हेलमेट पहने हुए होते हैं, मार के या फिर बम फेंक के आतंकवाद को ख़त्म करके चले जाते हैं। तो कुछ हद तक हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद हमारे लोग उसमें इन्वॉल्व हों, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ काम किया। बट कोर्ट ऑपरेशन का मतलब, ये मकसद यही है कि एक तो काम क्वाइट होना चाहिए, जो भी ऑपरेशन वो डिनाइबल होना चाहिए, और एट द सेम टाइम आपके हित में होना चाहिए, आपके नेशनल इंटरेस्ट में, आपके फॉरेन पॉलिसी को साथ सपोर्ट दे, तो फिर इससे आपको फायदा है। तो जो कोई भी सरकार है वही कर रही होगी या करते होंगे जो हमें ज़रूरत है, जो ज़रूरत है वो कर रही होगी। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि कोवर्ट ऑपरेशंस का नेचर ऐसा है कि वो पब्लिक में नहीं आती है, तो इसलिए आपके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसमें उसका असर नहीं पड़ता है, डायरेक्टली नहीं पड़ेगा। अब क्या हुआ है कि ट्रूडो चला गया है, द अदर पर्सन इज कम। अब लेकिन जो इन्फ्लुएंस ऑफ खालिस्तानी वो अभी तक बरकरार है। खालिस्तानी एम्बेसी कैसे बनेगा? आप कैसे टैब्लो ले जा सकते हैं जिसमें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को शूट करते हुए दिखा रहे हैं? ये तो मतलब अनएक्सेप्टेबल है। तो ये तो दैट स्टेज मतलब यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि मैं सबसे पहले तो आई विल कट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। पर क्या होता है ना कि हर गवर्नमेंट को सोचने में ये दुविधा होती है कि अगर मैं ये करूं तो उसका लॉन्ग टर्म नतीजा क्या करूं, विदाउट मतलब वो सोच के बगैर। सही गलत की बात अलग है, बट ये सोच के चलना पड़ता है कि अगर मैं करूं। अब ट्रंप के साथ, जैसे यूएस के साथ हमारी काफ़ी अच्छी चल रही थी, जो बाइडेन, राष्ट्रपति बाइडेन के अंडर, ट्रंप के आने बाद साया पलट गया। बोला जा रहा था कि शायद ट्रंप इंडिया शायद के साथ होंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जियोपॉलिटिक्स में, जब जो आप बता नहीं सकते कि किस करवट ले ले। तो कनाडा के साथ भी यही हुआ। प्राइम मिनिस्टर गए, G7 ओटावा में हुआ, वो गए, जाके मिल के आए। तो उम्मीद है कि थोड़ी, लेकिन जो फंडामेंटल चैलेंज है वो रहेगा। यूके में, जर्मनी में, यूरोप में बाय द वे काफ़ी सिंपथाइजर्स हैं। मतलब ये कनाडा वाला हाल नहीं है बट मौजूद है, और वो एक चैलेंज रहेगा जब तक उनके कि ट्रेसेस हैं सर, बट ये कि
हमारा कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ पे भी उतना बढ़ावा ना मिल जाए। उतना बढ़ावा नहीं। तो हम कोशिश करते हैं डिप्लोमेटिकली और अदरवाइज ये उनको बताने की, हमारे दोस्तों को बताने की कि भाई देखो, अभी देखिए यूके के केस एग्जाम्पल आप लीजिए, सबसे ज़्यादा वहीं से शुरू हुआ, उसके बाद ही वेस्ट में गया। आज की डेट में हमारा जो मैसेज है, अगर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देखें, पब्लिक स्टेटमेंट्स देखें, पहला मैसेज ये जाता है कि अगर आप हमारे साथ संबंध चाहते हैं तो पहले आप इस इशू को हैंडल करिए। यूके जैसा देश क्या चाहता है कि आप मेरे से आर्म्स खरीदिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट खरीदिए, क्वांटम जो भी है। तो हमारा ये स्टैंड है कि ठीक है, हम आपसे डिस्कशन करने को तैयार हैं। सबसे पहले आप उस इश्यू को, हमारा जो कंसर्न है उसको एड्रेस कीजिए। तो वो एक नई चीज़ है हमारे विदेशी नीति में, जिसमें कि हम अपना अपना जो पोजीशन है, अपनी जो व्यू पॉइंट है, उसको हम पहले सामने रख लेते हैं और फिर हम बातचीत या कोऑपरेशन की बात करते हैं। तो इस लिहाज से कनाडा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जो है जड़ काफ़ी मजबूत है, बहुत पुरानी हो चुकी है, उसको अब निकालना, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है। प्राइमरी प्रॉब्लम तो ये है कि अगर वहाँ की सरकार उनको मतलब माइनॉरिटी करने में, हटाने में असमर्थ है, तो हमारे लिए फिर बहुत मुश्किल है। सर थैंक यू सो मच सर, इट वाज सो नाइस टू लिसन टू यू सर, हमें बहुत मज़ा आया सर। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मज़ा आया। प्लेजर टू कम ओवर, आप लोगों से बात करके, और कुछ चीज़ें बताई मैंने जो हमारे वर्ल्ड व्यू में है, तो मैंने कहा शेयर कर लूँ। नो थैंक यू थैंक यू सो सर, मच। एंड जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर।